तो दोस्तों, अगर आप बीएड पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। सो दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। और दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए एक मैराथन क्लास कंडक्ट करूं जिसमें कि हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो भी आपके आए हैं, जहां तक कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल है वर्ष 2016 या 17 तक के, वो सारे क्वेश्चन जो पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे हम, फिर शॉर्ट आंसर टाइप और फिर लॉन्ग आंसर टाइप। क्योंकि अगर आप वेरी शॉर्ट और शॉर्ट भी कर लेते हैं तो उससे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रेडी हो जाते हैं, बट सबके सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। उसके अलावा हमारे चैनल पे तो वैसे ऑलरेडी कंटेंट है, बट ये एक ही जगह पे आपको सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। रेस्ट अगर आपको चाहिए उनके पीडीएफ नोट्स तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जाकर वहाँ से उनसे ले सकते हैं। रेस्ट अगर आप कुछ और डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता चलूँगा विद सॉल्यूशन हिंदी और इंग्लिश में दोनों में। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हम लोग चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप यानी कि बाल्यावस्था एवं विकास का जो वर्ष 2023 का पेपर है, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ के जितने भी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आए हैं उनको डिस्कशन के साथ में आगे बढ़ाएंगे और आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिलेटेड हैं, बहुत मिलते जुलते हैं और साथ ही साथ कई बार तो रिपीट भी हुए हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्योंकि बाल्यावस्था एवं विकास है, यहाँ पे वृद्धि और विकास की बात करेंगे, यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात जरूर होती है। तो ये आपका एक बहुत सी स्वाभाविक का प्रश्न है, ये आपसे ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में जरूर पूछा जाएगा। तो पहला ही प्रश्न है आपका कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ, यानी कि विकास, माफ करिएगा, विकास और में अंतर है। वृद्धि से आप क्या समझते हैं? देखिए, वृद्धि करने या होने का अर्थ है कि संख्या में बढ़ना, आकार में बढ़ना, या फिर जो अभी वास्तविक स्थिति है उससे और बड़ा हो जाना। तो शारीरिक वृद्धि का अर्थ है शरीर के आकार भार में वृद्धि होना, यानी कि अगर आपके शरीर में लंबाई बढ़ती है, आपका वजन बढ़ता है, आपका आकार बढ़ता है, तो हम कह सकते हैं कि आप आकार में बढ़ गए हैं, आपके आकार में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार से अगर आप संख्या में भी बढ़ जाते हैं तो भी हम कह सकते हैं कि वृद्धि हुई है। तो वृद्धि होना या वृद्धि करने का अर्थ है संख्या, आकार या आपकी लंबाई के क्रम संदर्भ में वृद्धि होना, यानी कि बढ़ोतरी होना। अगर हार्बर्ट सोरेनसन के अनुसार बात करें तो शारीरिक वृद्धि को बड़ा होना या भारी होना कहा जाता है, जो कि वृद्धि और परिवर्तनों की ओर संकेत करता है। फ्रैंक के अनुसार शरीर के किसी भी विशेष पक्ष में, चाहे आपके हाथ हो, बाल हो, आपका वजन हो, किसी में भी अगर परिवर्तन आता है और जो पहले मात्रा थी या संख्या थी उससे बढ़ोतरी होती है तो हम उसे वृद्धि कहते हैं। तो ये छोटा सा परिभाषा आपको लिखना है। क्योंकि ये 50 शब्दों में आपको उत्तर देना है तो उत्तर लिखने का तरीका यही रखिए। आप चाहें तो इसको और बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि जो भी उत्तर मैं दे रहा हूँ जरूरी नहीं कि ये 100% परफेक्ट है, लेकिन अपनी तरफ से मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको इसमें कुछ भी अलग से करने का जरूरत ना हो। What are the different dimension of individual development? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो मनुष्य के वृद्धि और विकास के जो विभिन्न आयाम है, अलग अलग क्षेत्र है जिसमें हम वृद्धि और विकास करते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, मुख्य रूप से जो होते हैं व्यक्ति के विकास के जो विभिन्न आयाम हैं वो मुख्य रूप से आप देखोगे कि भौतिक यानी कि शारीरिक आयाम, यानी कि हम शारीरिक रूप से हमारे अंदर बदलाव आते हैं, डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है। इसके बाद संज्ञानात्मक, यानी कि जो नॉलेज है, जो हमारा मेंटल ग्रोथ है, जो हमारा मानसिक विकास है, उस क्षेत्र में हम परिपक्व होते हैं, उसमें हमारा बदलाव होता है। इसके बाद सामाजिक आयाम, जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, हमारी आयु बढ़ती है, हमारा अनुभव बढ़ता है, हम समाज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अंतःक्रिया करते हैं, लोगों के साथ में दोस्ती करते हैं, हमारे रिश्तेदार बनते हैं, तो हमारा जो सामाजिक अनुभव है, जो सामाजिक कुशलता है, जो सामाजिक व्यवहार करने की जो तरीके हैं उसमें विकास होता है, उसमें परिपक्वता आती है और हम बेहतर तरीके से एक सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित होते हैं। भावनात्मक आयाम, देखिए वृद्धि और विकास में एक भावनात्मक पक्ष जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है।
क्योंकि देखिए जैसे जैसे हम विकसित होते हैं, जैसे जैसे हमारे अंदर परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी आती है, हमारे अंदर हमारे भावनाओं के ऊपर, संवेगों के ऊपर कंट्रोल करने की प्रवृत्ति भी प्रबल होती चली जाती है। अर्थात कि अब हम अनावश्यक ही गुस्सा नहीं करते। आप कई बार आप गुस्सा होते हैं तो आप गुस्सा प्रदर्शित नहीं करते हैं, आप अपने भावनाओं के ऊपर नियंत्रण करना सीखते हैं। तो ये भी आपकी वृद्धि और विकास का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। इसके अलावा नैतिक आयाम, आप सही गलत का जो है फैसला कर सकते हैं, आपके अंदर नैतिक विकास होता है। आप सही क्या है, गलत क्या है, किस परिस्थिति में आप जो है सही गलत का फैसला करने के लिए आप किन आदर्शों को ध्यान में रखते किसी चीज़ को ये निर्णय लोगे कि क्या सही है क्या गलत है। इस तरह की आपके अंदर समझ विकसित होती है, आपके अंदर वैसे ही जानकारी आती है, आपको वो अनुभव आता है। तो जैसे जैसे आप वृद्धि होगी, आपके अंदर आपका विकास होता है, आपका नैतिक पक्ष विकसित होता है। इसके साथ आपका सामाजिक पक्ष, आपका आध्यात्मिक पक्ष, आपका धार्मिक पक्ष भी विकसित होता है। जैसे जैसे समय के साथ आप धर्म के बारे में सीखते हो, अपने संस्कृति के बारे में जानते हो, तो आपका धार्मिक और आध्यात्मिक पक्ष और ज़्यादा बृहत होता है और ज़्यादा विकसित होता है। आपकी जानकारी का क्षेत्र बढ़ता है और कहीं ना कहीं आप अपनी एक सोच और अपनी एक समझ विकसित करते हो अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति, और समाज में जो मान्यताएं हैं, जो मूल्य हैं, और साथ ही साथ में जो रीति रिवाज हैं, उसके बारे में आप बेहतर समझते हो। तो ये कुछ पक्ष हैं, जैसे कि भावनात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक के अलावा नैतिक और आध्यात्मिक पक्ष। ये प्रमुख पक्ष हैं जिसके क्षेत्र में हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, जिस हमारे लिए एक तरह से डेवलपमेंट के मुख्य आयाम है। इसके अलावा भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेकिन ये मुख्य आयाम है। इसके अंदर बहुत सारी बातें हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी जैसा कि हमने आपको बताया कि ये आपका सिर्फ 50 शब्दों में उत्तर देने वाला प्रश्न है, तो हिसाब से ही उत्तर लिखना है हमको। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ पेरेंट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। यही प्रश्न आपका जो है इस तरह से पूछा जा सकता है कि पेरेंट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, यानी कि माता पिता का योगदान क्या होता है बच्चे के विकास में। इसी तरह से पूछा जाता है बच्चे के विकास में माता पिता किस प्रकार से योगदान कर सकते हैं। प्रश्न एक ही है, अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। अब आप देखिए, माता पिता से ही तो बच्चे का सृजन होता है, माता पिता के योगदान से ही एक बच्चा धरती पर जन्म लेता है। तो सबसे पहली बात तो ये हम सब समझते हैं। दूसरी बात, किसी भी बच्चे के जीवन में वृद्धि करने के लिए, विकास करने के लिए, नए गुण और कौशल सीखने के लिए सबसे पहला जो स्कूल, सबसे पहला जो विद्यालय होता है वो उसके माता पिता, उसके परिवार वाले होते हैं। तो किसी भी बच्चे के जीवन में आगे बढ़ने के लिए, उसके संपूर्ण सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि उसे अच्छे माता पिता मिले। तो माता पिता किसी भी बच्चे के विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे सबसे पहले व्यक्ति होते हैं जो बच्चे के संपर्क में आते हैं, खासतौर पे उसकी माता, खासतौर पे उसके पिता, उसके भाई बहन। तो बच्चे इन लोगों के बहुत निकट होता है, सबसे पहले उनके संपर्क में आता है, चाहे वो मौखिक रूप से बात करे, चाहे इशारों में बात करे, या सिर्फ सुनकर उनकी बातों को समझने का प्रयास करे, जैसे कम्युनिकेशन आरंभ करता, वो उनके संपर्क में सबसे पहले आता है। तो माता पिता ही बच्चे को जो उसकी देखभाल के लिए आवश्यक देखभाल है, जो प्रेम है, जो स्नेह है, जो आवश्यक पोषण है, जो भोजन है, जो कपड़े हैं, परिधान है, या शिक्षा देनी चाहिए, जो सही गलत का ज्ञान देना चाहिए, वो माता पिता देते हैं। तो कहीं ना कहीं माता पिता बच्चे के लिए आरंभिक विद्यालय का काम करते हैं, उसे आवश्यक प्यार, देखभाल, मार्गदर्शन और सही गलत का ज्ञान कराते हैं। माता पिता अपने बच्चे को सिखाते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। वे उन्हें जो भी जरूरी आवश्यक सामाजिक गुण होते हैं उन्हें सीखने के तरीके बताते हैं, उनका पालन करना बताते हैं, उन चीज़ों को खुद करके एक आदर्श के रूप में बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि बच्चों को एक प्रेरणा मिलती है, एक मार्गदर्शन मिलता है कि भाई हमें भी कैसे करना है। तो कहीं ना कहीं माता पिता बच्चों के लिए एक टीचर के रूप में काम करते हैं, एक शिक्षक, एक अभिभावक, दोनों का ही जो है वो एक रोल निभाते हैं। घर पर उन्हें सांस्कृतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों की शिक्षा मिलती है। ये कई बार हम माता पिता को देखकर सीखते हैं, कई बार माता पिता जानबूझकर उन्हें बताते भी। जैसे कि जब कोई बड़ा हमारे घर में आता है तो हम कहते हैं कि इनको प्रणाम करो, इनके पैर छुओ या इनका सत्कार करो। कोई छोटा होता है तो हम बोलते हैं इससे प्रेम करो, इससे स्नेह करो, इसके साथ खेलो, इसका देखभाल करो। तो इस तरह के सामाजिक गुण और जो मूल्य होते हैं वो कहीं ना कहीं हम घर में अपने माता पिता, अपने बड़ों से
सीखते हैं। तो घर में एक सामाजिक और एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण करके बच्चे के लिए जो आवश्यक वातावरण होता है विकास के लिए वो हम निर्मित करते हैं, और इस तरह से माता पिता जो है बच्चे के विकास को सुनिश्चित करते हैं। माता पिता यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके बच्चे को हर वो शारीरिक पोषण मिले, हर वो मानसिक विकास की अवस्था मिले, जिससे कि वो अपने जीवन के लिए तैयार हो, आगे आने वाले विद्यालय जीवन के लिए वो परिपक्व होकर रेडी हो, ताकि वो जब विद्यालय जाए तो अच्छे से वो अपने मित्रों के साथ विद्यालय के वातावरण के साथ में सामंजस्य बैठा सके। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। एक्सप्लेन सोशल चेंज। अब ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, कई बार आप देखोगे, और कई बार पूछा जाएगा सोशल चेंज के आपको विशेषताएं क्या है, सोशल चेंज के कारक क्या हैं। तो ये सोशल चेंज जो है एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, सामाजिक परिवर्तन का मतलब होता है जो समाज की मूलभूत ढांचा है ना, जो समाज को बनाने वाले कारक है, अगर वो बदल जाए तो हम कह सकते हैं कि समाज में बदलाव हुआ। तो सामाजिक परिवर्तन का अर्थ होता है सामाजिक संगठन, अर्थात समाज के ढांचे और समाज जिस तरह से कार्य करता है उसकी प्रणाली में होने वाले बदलाव से। समाज के ढांचे का निर्माण हम सबको पता है कि हम जैसे आपके जैसे लोगों और व्यक्तियों से मिलकर ही बनता है। वहाँ जो विद्यमान स्थिति है उनसे बनता है, और उससे संबंधित जो हम हर एक व्यक्ति की, हमारी आपकी जो भूमिकाएं निर्धारित हैं उनसे बनता है। तो जब समाज का ढांचा बदल जाए, समाज में जो हर एक व्यक्ति को उसकी जो भूमिका दी गई उसमें परिवर्तन हो जाए, जिस तरह से हम अपने कार्यों का निर्वाह करें उसमें बदलाव आ जाए, वो परिस्थितियां बदल जाएं जिससे कि हम समाज में रहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक परिस्थितियां बदल गई हैं, हमारा समाज बदल गया। तो सामाजिक परिवर्तन उस तरीके के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें समय के साथ मानवीय संपर्क, यानी कि हम एक दूसरे के साथ कैसे मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे हम एक दूसरे की संस्कृति को समझते हैं, या हम किस तरह की संस्कृति को साझा करते हैं, अगर इस तरह के मानदंड बदल जाए, इस तरह के तौर तरीके बदल जाएं, तो हम कह सकते हैं कि ये सामाजिक परिवर्तन। तो ये परिवर्तन अंततः सांस्कृतिक सामाजिक संस्थानों, बहुत सारे अवधारणाओं और नियमों को बदल देते हैं। जब सामाजिक परिवर्तन होगा तो आप देखोगे समाज में बहुत कुछ बदलता है। हमारे पूजा करने का तरीका बदलेगा, हमारे धार्मिक रीति रिवाजों में परिवर्तन आएगा, कई सारी रूढ़िवादी सोच बदलेगी, कई नई सोच विकसित होगी, तरीका बदलेगा जीवन का, मान्यताएं बदलेंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पहले थी वो बदल जाएंगी। तो सामाजिक परिवर्तन अनिवार्य रूप से एक लंबे समय तक समाज को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए आप देखिए, जब औद्योगिक क्रांति हुई, लोगों के पास रोजगार के ज़्यादा साधन हुए, उनके पास आय में वृद्धि हुई, तो कहीं ना कहीं जीवन का स्तर बढ़ा। तो हमने कहा कि भाई सामाजिक परिवर्तन हुआ है, लोगों के पास में अच्छा जीवन स्तर हुआ, लोगों के पास अच्छी शिक्षा होने लगी, लोग विद्यालय जाने लगे, लोग व्यापार करने लगे, एक व्यापार से अलग व्यापार विकसित हुआ। तो ये सब कहीं ना कहीं समाज में परिवर्तन लेकर आए, इससे समाज का विकास हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। हम बात कर रहे हैं कि विकास के विभिन्न चरण कौन से, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड, ये 4 होते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछा है व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के विभिन्न चरण कौन। यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास के चरण की बात नहीं की गई है, तो ख्याल रखिए जब विकास के चरण पूछे जाएं तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड होता है। इन्फेंसी यानी कि आपके जन्म से लेकर 5 वर्ष की आयु, 5 वर्ष की आयु से लेकर 12 वर्ष की आयु को हम चाइल्डहुड कहते हैं, यानी कि बाल्यावस्था कहते हैं। एडोलेसेंस यानी कि 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की आयु को एडोलेसेंस यानी कि हम लोग युवावस्था कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। और एडल्टहुड जो कि हमारा प्रौढ़ावस्था होता है, जो कि 18 वर्ष के आगे की आयु को कहते हैं। लेकिन पियाजे ने, जिन्होंने कि बच्चों के अंदर मानसिकता कैसे विकसित होती है, उनका मानसिक विकास कैसा होता है, उसके ऊपर उन्होंने खोज की थी। उन्होंने कहा कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास यानी कि मानसिक विकास के भी अपने कुछ चरण हैं, और वो भी 4 चरण होते हैं। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है, संवेगीय पेशीय, उसके बाद प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। तो इन्होंने भी इसके लिए भी अलग अलग चरण बताए थे। तो जब संज्ञानात्मक विकास की बात पूछी जाए तब आप पियाजे का कॉन्सेप्ट लिखिए, लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि मनुष्य के विकास के चरण, तो आप फिर ये 4 चरण लिखिएगा कि भाई शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो इस तरह से आपको ख्याल रखना कि प्रश्न जो है उत्तर भी वही होना चाहिए।
नाउ गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेवलपमेंट इन इन्फेंसी पीरियड। अब हमने जैसे ऊपर में पढ़ा कि भाई अलग अलग चरण होते हैं। इन्फेंसी पीरियड यानी कि शैशव अवस्था में बच्चे के जो विकास की प्रवृत्ति होती है उसकी कुछ विशेषताएं होती है, उसके कुछ गुण होते हैं। तो आओ उनको भी हमको यहाँ पर चर्चा करना, कुछ विशेषताएं यहाँ पर बतानी है। जैसे कि इस उम्र में आप देखोगे कि विकास की गति बड़ी तेज होती है। तो मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों कंटेंट दिखा देता हूँ। वैसे मैंने बहुत सारे पॉइंट लिखे, आपको कुछ ही लिखने थे। तो शैशव काल में विकास की कुछ विशेषताएं हैं, वो है कि शारीरिक विकास में तेजी देखने को मिलता है। बच्चे की मानसिक क्षमताएं भी बहुत तेज़ी से विकसित होती हैं। अब वो सोचने समझने की जो क्षमता है हर दिन नए नए तरीके से विकसित होती रहती है। वो नई नई चीज़ें बहुत जल्दी सीखता है। सीखने की जो प्रवृत्ति है बच्चे के अंदर बहुत प्रबल होती है। वो चीज़ों को बहुत जल्दी सीख लेता है। अगर आप उसे कोई बॉल फेंकना सिखाओगे एक बार दो बार, तो वो लगातार दिन भर प्रैक्टिस करेगा और वो अंततः सीख जाएगा। अगर वो कोई डब्बा खोलना सीख गया है या कोई नट खोलना सीख गया है या कोई धागा या कोई पेपर काटना सीख गया है, तो उस काम को वो बहुत जल्दी बार बार रिपीट करके सीख जाता है। तो याद रखिएगा कि इस उम्र में सीखने की जो प्रवृत्ति होती है, याद करने की, रटने की जो प्रवृत्ति होती है, बच्चे के अंदर बड़ी तीव्र होती है। बच्चा दोहराने की भी प्रवृत्ति रखता है। तो शैशव अवस्था के दौरान बच्चे चीज़ों को बार बार दोहराते हैं, कई बार दोहराते हैं। जो चीज़ उन्हें पसंद आती है उसे बार बार दोहराते हैं। जैसे कि कोई बॉल फेंका, उन्हें मज़ा आ गया तो वो बार बार बॉल को फेंकेंगे। अगर आपके द्वारा बॉल फेंके जाने पे उन्हें मज़ा आया तो वो आपको बार बार बॉल फेंकने के लिए भी कहेंगे। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि शैशव अवस्था के अंदर दोहराने की प्रवृत्ति और जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है। वो हर एक चीज़ को जानना चाहते हैं, वो हर एक चीज़ को अपने तरीके से समझना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि वो अभी शारीरिक रूप से पूर्णतः सक्षम नहीं होते, तो अभी भी उनकी निर्भरता अपने बड़ों पर, अपने देखभाल करने वाले अपने रखवालों पर होती है, अपने माता पिता पर होती है। इस उम्र में बच्चा खुद से ज़्यादा प्रेम करता है, उसे सामाजिकता का ज्ञान होता नहीं है। तो वो वही कार्य करना पसंद करता है जिससे कि उसे आनंद आता हो, जिससे उसे मज़ा आता हो, जिससे उसकी इच्छाएं या उसकी ज़रूरतें पूरी होती है। जैसे कि अगर कोई खाने की वस्तु रखी है तो वो ज़रूरी नहीं कि आपके साथ शेयर करेगा। उसे भूख लगी है तो वो खाएगा और हो सकता है आपको दे भी ना। ये जानबूझकर नहीं करता, ये प्रवृत्ति होती है शैशव अवस्था की। इसी प्रकार से अगर कोई अच्छी चीज़ लग रही है तो वो ले लेगा। ऐसा नहीं कि उसी की उम्र के या उससे छोटा बच्चा भी अगर उसे मांग रहा होगा तो वो नहीं देगा, क्योंकि अभी उसके अंदर लेन देन की भावना, एक साथ मिलकर खेलने की भावना, इस तरह की भावनाएं विकसित ही नहीं हुई हैं। सामाजिक भावना का विकास, अभी सामाजिक भावना का विकास धीरे धीरे होना शुरू होता है। वो अब दूसरे के साथ मिलकर खेलना शुरू करते हैं। वो अब धीरे धीरे सीखते हैं कि किस प्रकार से अगर मैं अपना खिलौना दूसरे को दूंगा तो दूसरा भी मुझे अपना खिलौना देगा। इस तरह की प्रवृत्ति विकसित होना आरंभ होती है और इनका व्यवहार बहुत ही सहज होता है। वो ज़्यादा झूठ नहीं बोलते, ज़्यादा बातें बनाते नहीं, सहज व्यवहार होता है। जो चाहिए वो चाहिए, जो नहीं चाहिए वो पसंद नहीं है उसे मना कर देते हैं। तो सहज व्यवहार, सरल व्यवहार होता है। अब भावनात्मक अभिव्यक्ति एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। बच्चे अपनी भावनाओं को बिल्कुल भी छुपाते नहीं। अब उनके जो भी भावनाएं होती हैं वो व्यक्त करते हैं। यदि गुस्सा आ रहा है तो चिल्लाएंगे, दर्द हो रहा है तो रोएंगे, भूख लगी है तो रोएंगे, कुछ पसंद नहीं है तो रोएंगे या चिल्लाएंगे। तो अपनी भावनाओं को सहज ही विकसित करते हैं, सहज ही व्यक्त करते हैं, माफ़ करिएगा। अगला प्रश्न है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की मीनिंग को हमको यहाँ पर समझाना है। तो देखिए, अगर हम लोग थोड़ा सा समझ लें कि साधारण शब्दों में अगर हम कहते हैं तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल में वृद्धि एवं परिवर्तन होता है। तो वृद्धि क्या है? एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिससे कि हमारे पूरे जीवन में कुछ न कुछ बदलाव होता है। कुछ हम विकास करते हैं और कुछ वृद्धि करते हैं। यह परिवर्तनों की क्या है? एक प्रगतिशील श्रृंखला है, लगातार चलने वाली श्रृंखला है, एक दूसरे से जुड़ी हुई श्रृंखला है जो क्रमिक रूप से होती है, यानी कि सीक्वेंस में होती है, लगातार नहीं होती, मतलब कहीं से भी नहीं होती, एक क्रम में होती है। और ये जो क्रमिक विकास है इससे हम ज़्यादा परिपक्व होते हैं, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। जीवन में हम जो हासिल करना चाहते हैं उस ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो जब हम लगातार पढ़ाई करते हैं तो हम उस विषय में विद्वान होते हैं, उस विषय का अच्छा ज्ञान होता है और हम उस विषय के आधार पर जो रोजगार करना चाहते हैं, जो जॉब लेना चाहते हैं वो मिलता है। तो परिपक्वता की ओर जाते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। विकास की प्रक्रिया द्वारा बालक के मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक गुणों का विकास होता है, उसके पूरे व्यक्तित्व का विकास होता है जिससे कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके। अगर क्रो एंड क्रो के अनुसार हम बात करें तो विकास का संबंध विकास के साथ व्यवहार में होने वाले उन परिवर्तनों से है जो पर्यावरणीय स्थितियों के कारण होती है। ठीक है। इसके अलावा रोल ऑफ स्कूल इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड।
विद्यालय का बच्चे के वृद्धि और विकास में क्या भूमिका है। देखिए, बालक के विकास में विद्यालय की भूमिका जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक स्कूल बच्चे को समय प्रबंधन सिखाता है, अनुशासन सिखाता है, लक्ष्य निर्धारित करके उसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से हम कार्य कर सकते हैं वो सिखाता है। कोई समस्या आ जाए तो समस्या समाधान जैसे आवश्यक गुण और कौशल भी हम वहीं पर सीखते हैं। दूसरे के साथ मिलजुल कर कैसे रहना है, तो सह अस्तित्व की भावना, आपसी भाईचारे की भावना, कोऑपरेशन की भावना, इस तरह के अच्छे गुण जो हैं हम विद्यालय में ही सीखते हैं। तो बच्चे जो आगे आने वाले उनके वयस्क जीवन की जो चुनौतियां हैं उनके लिए अक्सर विद्यालय में ही तैयार होते हैं। विद्यालय स्तर पर ही उनके शिक्षक, उनके मित्रगण, उनके माता पिता उन्हें वो सारी सीख और समझ देते हैं जिससे कि वो आगे आने वाले जीवन के लिए तैयार हो सके। तो स्कूल में एक बच्चे को उसके सर्वोत्तम मानसिक, शारीरिक, व्यक्तिगत, सामाजिक और आध्यात्मिक एवं नैतिक विकास के लिए अवसर मिलता है, वो प्रेरणा मिलती है, वो वातावरण मिलता है जिससे कि वो आगे बढ़ सके। अगर कहीं भटक जाए तो आवश्यक मार्गदर्शन भी दिया जाता है। तो ये कौशल उन्हें जीवन में सफल बनाने में मदद करती है। तो आप देखिए कि विद्यालय में कितना कुछ मिलता है, विद्यालय का योगदान कितना जरूरी है। अगर विद्यालय को हम हटा देते हैं तो ये सारे कौशल सीखना बच्चे के लिए काफ़ी कठिन हो जाएगा और शायद सभी बच्चे इतने सुनियोजित तरीके से चीज़ें सीख ना पाएँ। इसीलिए किसी भी बच्चे के जीवन में विद्यालय का एक अभिन्न महत्व होता है। बिना विद्यालय के बच्चे का जीवन सोच पाना थोड़ा कठिन सा हो जाता है। मीनिंग ऑफ एडोलेसेंस साइकोलॉजी, यानी कि यहाँ पर वयस्क यानी कि किशोर मनोविज्ञान का अर्थ हमसे पूछा गया है। तो किशोरावस्था क्या होती है? बचपन से वयस्कता की ओर जो बढ़ने की अवस्था होती है उसे हम किशोर अवस्था कहते हैं, यानी किशोर मनोविज्ञान मतलब किशोरावस्था कहते हैं। तो 13 से लेकर 19 वर्ष की जो आयु होती है उसे हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। इस अवधि के दौरान बच्चे के शरीर में भी आप बोलेंगे तो आप जैविक स्तर पर भी बहुत सारे बदलाव होते हैं, बहुत सारे हार्मोनल बदलाव होते हैं, बहुत सारे शारीरिक बदलाव होते हैं, शरीर के अंग विकसित होते हैं। इसके साथ बहुत सारे सामाजिक बदलाव, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक उथल पुथल भी बच्चे के अंदर होती है। तो किशोर मनोविज्ञान का वह क्षेत्र है जो बच्चों के व्यवहार और वयस्कों में विकास से संबंधित, जबकि बच्चा जब वयस्कता की ओर बढ़ रहा है उस दौरान बच्चों के अंदर होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक बदलावों का अध्ययन करता है। किशोर मनोविज्ञान के अंतर्गत हम उन सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं जो कि किशोर के मन में, किशोर के जीवन में इस अवधि के दौरान चलती है। इससे फ़ायदा क्या मिलता है कि अगर हम किशोर मनोविज्ञान को समझेंगे तो किशोर की आवश्यकताओं को समझते हुए आवश्यक रूप से हम उन्हें शिक्षा दे सकते हैं, उनकी ज़रूरतों के अनुसार हम उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनकी समस्याओं को बेहतर समझ सकते हैं और फिर बेहतर समाधान दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं किशोर मनोविज्ञान के क्षेत्र का वो अध्ययन का क्षेत्र है जो हमें किशोरों के प्रति जागरूक करता है, उनकी समस्याओं से परिचित कराता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, किशोरों को किस तरह से हम सहायता दे सकते हैं, उनको किस प्रकार से मार्गदर्शित कर सकते हैं, किस प्रकार से उन्हें जो ज़रूरत है वो सारी सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं ताकि वो इस पड़ाव को बेहतर तरीके से सकारात्मक रूप से पार करें। उनके अंदर जो जिज्ञासाएं हैं उनको हम शांत कर सकें, उनके अंदर जो उथल पुथल है, उनके अंदर जो चिंताएं हैं, उनके अंदर जो समस्याएं हैं उनका भी समाधान हो पाए। तो किशोर मनोविज्ञान के अंतर्गत हम किशोरों का अध्ययन करते हैं, उनकी अवस्थाओं का, उनके मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। ना एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है वर्ष 2023 से कि पहचान निर्माण की अवधारणा क्या है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन। देखिए, पहचान निर्माण का मतलब ही होता है यह वह प्रक्रिया है जिसमें कि हम खुद के अपने बारे में समझते हैं, हम अपना आत्म मंथन करते हैं, हम अपनी विशेषताएं, अपनी कमियां, अपनी खामियां, अपने गुण और विशेषताओं को समझते हैं। तो यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य अपने और अपनी पहचान के बारे में स्पष्ट यूँ एकदम से बोल सकते हैं कि सिंगल दृष्टिकोण रखता है, अद्वितीय दृष्टिकोण विकसित करता है। मैं क्या हूँ, मेरा जीवन में अस्तित्व क्या, मेरा जीवन में लक्ष्य क्या है। इस तरह की बातों का, इस तरह के प्रश्नों का जवाब जब मनुष्य ढूंढ पाता है तो हम कहते हैं कि हमने पहचान निर्माण की, हमने अपनी पहचान की है। तो आत्म अवधारणा, व्यक्तिगत विकास और मूल्य सभी पहचान निर्माण से निकटता से संबंधित है। आपको पता चलता है कि आप क्या करना चाहते हो, आपको जीवन में कैसे करना है, आपको किस तरह से करना। अगर इस तरह की चीज़ों के जवाब आपको मिल गए तो आप कहीं ना कहीं अपनी बारे में समझ जाते हो, आप अपनी एक पहचान प्राप्त कर पाते हो। तो पहचान निर्माण या पहचान विकास वह प्रक्रिया है जहाँ हम यह समझ विकसित करते हैं कि हम कौन हैं, हम अपने आसपास के समाज में किस प्रकार से फिट हो सकते हैं,
हमारे आसपास का समाज, हमारे आसपास के लोग हमसे क्या चाहते हैं, हमें किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। इस तरह के प्रश्नों का जवाब हमें आत्मचिंतन से और पहचान निर्माण की इस प्रक्रिया के माध्यम से ही पता चलता। तो ये था हमारा वर्ष 2023 का प्रश्न पत्र। अब अगले हम लोग सेगमेंट में चलते हैं और वहाँ पर लोग इसको देखते हैं। यहाँ पर अब देखिए दोस्तों, जब भी आप यहाँ पर देखेंगे, मैंने जैसे वर्ष 2022 का पेपर लिया, अब यहाँ पे वेरी शॉर्ट में मैंने प्रश्न संख्या 3 से स्टार्ट किया। इसका मतलब कि प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या जो 2 है वो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। इससे मिलते जुलते ही प्रश्न होंगे, तो आप जरूर देखेंगे अगर वर्ष 2023 का 22 का पेपर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दिए हैं वो एक्चुअली रिपीट हुए। तो जो क्वेश्चन रिपीट हुए वो मैं यहाँ पर करता हुआ चला आ रहा हूँ। तो पहला प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 3 से स्टार्ट करेंगे कि गिव 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस, यानी कि जो बच्चे की किशोरावस्था होती है उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। तो मैंने यहाँ पे वैसे काफ़ी सारे पॉइंट लिखे हैं आपके लिए, काफ़ी मतलब पॉइंट हैं यहाँ पे। आपको जब 4 लिखना तो आप 4 में से कोई भी लिखते हैं। तो किशोरावस्था क्या, आपको हमने बताया है पहले कि किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन की शुरुआत कहते हैं। आप बोल सकते हैं कि इस तरह से एडल्ट होने की शुरुआत है। तो किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन की शुरुआत से वयस्कता तक के विकास की अवधि के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें यौवन की शुरुआत हार्मोनल परिवर्तनों से होती है। किशोरावस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे कि किशोरावस्था संक्रमण का काल है, यानी कि किशोरावस्था में ना आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें आप सीखते हो, बहुत सारी आपके अंदर विचार आते हैं। किशोरावस्था परिवर्तन का समय, इसमें आपके अंदर सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, आपके शारीरिक रूप से बहुत सारे आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। आपको अब जिम्मेदारियां दी जाएंगी, आपके शरीर में बहुत सारे आवश्यक हार्मोनल बदलाव होंगे, आपके शरीरों के अंग का विकास होगा, बहुत सारे प्रजनन अंग विकसित होंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो युवावस्था में प्रवेश करने की प्रक्रिया के दौरान, किशोरावस्था के दौरान आपके शरीर में वो बदलाव देखने को मिलेंगे, आपके आसपास में, आपके समाज में, आपके जीवन में वो बदलाव देखने को मिलते हैं। किशोरावस्था को स्टैनले हॉल ने कहा कि एक तरह से बोलिए स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की जो अवस्था होती है, यानी कि बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति होती है, तनाव और संघर्ष की अवस्था होती है। क्योंकि तनाव इसलिए होता है क्योंकि आप अब अपने पहनावे के प्रति, अपने व्यक्तित्व के प्रति सचेत होते हो, उसके प्रति चिंतित होते हो। लोग क्या आपके बारे में सोचेंगे, आप इसके प्रति चिंतित होते हो। समाज की अवधारणाओं को, समाज की आवश्यकताओं को, समाज की अपेक्षाओं को आप पूरा करना चाहते हो। आप एक गुड बॉय बनना चाहते हो, आप एक गुड गर्ल बनना चाहते हो, आप एक अच्छा इंसान बनना चाहते हो। तो इस तरह की अपेक्षाओं को आप पूरा करना चाहते हो। इस दौरान बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपके दिमाग में संघर्ष होता है, आप डाउट में होते हो कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये क्यों हो रही हैं। तो ये जो अवस्था होती है ये प्रश्न करने का और विद्रोह का काल है, अर्थात आप किसी की बात को यूं ही नहीं मान लेते हो, आप उससे प्रश्न करते हो, आप उस बात को पूरा समझना चाहते हो। तो किशोर जो होते हैं, किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं, वो सरलता से किसी बात को एक्सेप्ट नहीं करते और कई बार तो वो अपना पक्ष भी रखते हैं, कई बार तो वो आपकी बात को मानेंगे भी नहीं, कई बार वो विद्रोह कर देंगे, बिल्कुल सरे से नकार देंगे। तो इसीलिए इस अवधि को प्रश्न का एवं विद्रोह का काल भी माना जाता है। कई बार हम अपने माता पिता, अपने गुरुजनों या अपने दोस्तों की बातें नहीं मानते, हम वही करते हैं जो हमें अच्छा लगता है। तो बच्चे आमतौर पर इस उम्र में थोड़े बागी किस्म के हो जाते हैं, उनको लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, उसके पीछे उनका अपना लॉजिक भी होता है। ये जो अवस्था होती है इसमें आप बोल सकते हो कि ये वयस्क होने की दहलीज पर आपको लेकर आता है। अब इसके बाद जो है आपके अंदर वो आवश्यक निपुणता आ जाएगी, वो गुण और वो कौशल विकसित हो जाएंगे जो कि आप आगे आने वाले जीवन में इसका इस्तेमाल करके एक तरह से एक सुखी जीवन, एक संपन्न जीवन और एक सकारात्मक अप्रोच के साथ अपने जीवन को जी सकते हो। यहाँ पर किशोरावस्था में जो है आप एक आत्म केंद्रित रवैया भी अपना लेते हैं, क्योंकि इस दौरान में आप अपने बारे में, अपने व्यक्तित्व के बारे में, अपने पहनावे को लेकर बहुत ही चिंतित और घबराए हुए होते हो। किशोरावस्था पहचान की खोज का समय, यानी कि आप अपने बारे में बहुत सोचते हो, आप अपने बारे में, अपने पहचान के बारे में, आप क्या हो, किस तरह से हो, आप कैसे बेहतर कर सकते हो, मतलब आप अपने बारे में ही दिन भर उधेड़ बुन में लगे रहते हो। यह जो उम्र होती है वो सहकर्मी संबंध स्थापित करने की, यानी कि इस उम्र में जो है दोस्त बनते हैं, गहरे दोस्त बनते हैं, फ्रेंडशिप होती है। इसी उम्र में कई बार जो है प्रेम संबंध भी विकसित होते हैं, जो कि एक आम सी बात है। तो एक दूसरे लिंग के प्रति आकर्षण इस उम्र की एक साधारण सी प्रवृत्ति है, साधारण सी विशेषता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे पॉइंट हैं, आप कुछ भी इसमें से लिख सकते हो जो आपको पसंद है ना। अगला प्रश्न है, इस उम्र देखें
कि एडोलेसेंस। अब एडोलेसेंस क्या है, यानी कि जो आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इसको विशेष रूप से, मैंने डिटेल में भी लिखा हुआ था ना। प्रश्न 4 है कि रोल ऑफ फैमिली इन द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। एक परिवार बच्चे के मानसिक विकास में किस प्रकार से मदद कर सकता है। देखिए, कोई भी परिवार जो है बच्चे के मानसिक, सामाजिक, शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे पहले हमने शारीरिक विकास की बात की थी, विकास की बात की थी, अब यहाँ पे मानसिक विकास की हम लोग बात करते हैं। तो ध्यान रखिए कि सहायता और मार्गदर्शन प्राप्त प्रदान करके एक परिवार अपने बच्चे के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिवार के सदस्य बच्चे को अच्छा व्यवहार सीखने में मदद करते हैं। उन्हें अगर कहीं वो गलती कर रहा है तो उसे मार्गदर्शन करते हैं, उसे टोकते हैं, उसे सही दिशा दिखाते हैं, उनमें सकारात्मक कार्यों को करने के प्रति प्रोत्साहन देते हैं। परिवार छोटे बच्चों को खेल जैसी गतिविधियों के माध्यम से सामाजिक बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आओ दुकानदार हम लोग बनते हैं, या दुकान का खेल खेलते हैं, या मम्मी पापा बनते हैं, या टीचर बनते हैं। इस तरह के रोल प्ले वाले एक्टिविटी से भी हम कई बार सामाजिक गुण, सामाजिक कौशल, व्यवहारिकता, अच्छे मूल्यों का ज्ञान बच्चों को देते हैं। साथ ही साथ बच्चों को स्वच्छता और अच्छा पोषण देकर हम उनका स्वास्थ्य अच्छा रखते हैं, जिससे कि वो मानसिक रूप से तैयार होने के लिए उनका शरीर रेडी होता है। हम एक स्थिर और पोषित पारिवारिक पर्यावरण देकर सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि वो मानसिक रूप से वो सारी गतिविधियां कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें सीख सकते हैं, जिसमें कि मानसिक प्रक्रिया होती है। तो परिणाम स्वरूप जो बच्चे की ध्यान केंद्रित करने और सीखने की क्षमता पर प्रभाव डालता है। जब हम बच्चे को अच्छा पोषण देंगे, अच्छा सीखने का माहौल देंगे, तो बच्चा जो चीज़ें सीख रहा होगा उसे अच्छे से सीख सकता है। परिवार के भीतर जब एक खुला माहौल हो, एक स्वतंत्र माहौल हो, जहाँ बच्चे को हम उसकी बातों को रखने का अवसर देते हैं, जहाँ बच्चा जो चीज़ें सुन रहा है, जो समझ रहा है, उसको व्यक्त कर सकता है, अगर ऐसा माहौल हो तो वह बच्चा आगे आने वाले स्कूली जीवन में आने वाली चुनौतियों का डटकर सामना करता है, अच्छे से अपने दोस्तों के साथ, वहाँ के वातावरण के साथ में सामंजस्य बना सकता है, और अच्छे पारस्परिक कौशल उसके अंदर विकसित होते हैं। परिवार के समर्थन से बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, वो अच्छी बातें सीखता है, अच्छे गुण और अच्छे कौशल सीखता है, और एक खुशहाल और अच्छे रिश्ते वाला परिवार जो है बच्चे के अंदर अच्छी समझ, उसको प्रोत्साहन जो चाहिए वो मिलता है, उसके अंदर व्यवहारिकता का विकास होता है। इसके अलावा जो बच्चे के अंदर कई बार अलगाव के कारण जो एक आप बोल सकते हैं नकारात्मक सोच विकसित होती है, वो भी दूर होती है। तो बच्चे के समग्र विकास में परिवार हर तरह से मदद करता है, चाहे वो अच्छा पोषण हो, चाहे वो अच्छी देखभाल हो, चाहे वो अच्छे विद्यालय शिक्षा की बात हो, चाहे व्यवहारिक गुण सिखाने की बात हो, सामाजिक कौशल विकसित करने की बात हो, या उन्हें मदद करने की बात हो, हर तरीके से परिवार मदद करता है। अच्छा भोजन देकर, अच्छी बातें सिखाकर, घर पर प्रैक्टिस कराकर, घर पर अध्ययन कराकर, अध्ययन में मदद कर कर, होमवर्क करने में मदद कर कर, इस तरह से माता पिता जो है कई बार अपने बच्चे के मानसिक विकास की प्रक्रिया में मदद करते हैं। कई बार खेल खेल के माध्यम से हम उनसे पजल पूछ लेते हैं, उनसे रीजनिंग करवा लेते हैं, इस तरह से भी हम बच्चे के मानसिक विकास में मदद करते हैं। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द मोरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। देखिए, बच्चे के मौलिक जो गुण होते हैं, मौलिक विकास जो होता है, उसको प्रभावित करने वाले कारण तो मुख्य रूप से फैमिली होती है, स्कूल होता है, उसके पीयर ग्रुप यानी कि जो उसके मित्रगण होते हैं, सोसाइटी और कल्चर हो। इसके अलावा उसकी उम्र, उसकी एज, उसका सेक्स, रिलीजन और जो मोरल वैल्यू होते हैं वो मुख्य रूप से बालक के नैतिक विकास को प्रभावित करते हैं। पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेजेस को आपको बताना, तो जितना प्रश्न पूछा जाए उतना लिखिए। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताइए। तो पियाजे ने 4 चरण में संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि जो सबसे पहली स्टेज होती है जिसे हम सेंसरी मोटर यानी कि संवेदीय पेशीय अवस्था कहते हैं, ये कि जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु होती है, और इस समय बच्चा जो है अपने सेंसेस के माध्यम से उसका विचार विकसित होता है, उनका मानसिक विकास सेंसेस के माध्यम यानी कि सोचकर, देखकर, चखकर, सूंघकर, इस तरह से उसका मानसिक विकास होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। उसके बाद स्किन के माध्यम से भी गर्म लगा, ठंडा लगा, तो इस तरह से वो समझता है, वो अपना एक मानसिक विकास करता है, एक समझ विकसित करता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसे कि हम प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि वर्ष 2 से लेकर 7 वर्ष की आयु तक होता है। देखिए, इस अवस्था में बच्चे के अंदर जो है समझ धीरे धीरे और अच्छे से विकसित होने लगती है। इसके बाद तीसरा स्टेज जो होता है मूर्त संक्रियात्मक, जिसे कि हम लोग बोलते हैं
कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से लेकर 12 वर्ष की आयु। और आखिरी चरण जिन्होंने पियाजे ने प्रतिपादित किया था वो है फॉर्मल ऑपरेशनल, जिसे कि हम बोल सकते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 12 से लेकर 15 वर्ष की आयु है। तो ये 4 स्टेज पूछे कि बस इतना ही आपको लिखना है। यहाँ पे 50 शब्दों में उत्तर देना, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में लिखें ना। अगला प्रश्न है, गिव 2 मेजर टू मेक होम एन इफेक्टिव एजेंसी ऑफ एजुकेशन। घर को शिक्षा की एक प्रभावी एजेंसी के रूप में, एक अभिकरण के रूप में अगर तैयार करना है, बनाना है, तो हमें कुछ उपाय बताने। यहाँ पे 2 ही पूछा है, मैंने कई सारे लिखे, आप देख सकते हैं। देखिए, आप सबको पता है कि शैक्षिक कार्य बच्चे के व्यक्तित्व के समग्र विकास से संबंधित होता है। जो हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं वो हमारे व्यक्तित्व से जुड़ा होता है, और जिसमें सार्थक ज्ञान, अच्छा कौशल, एक विकसित दृष्टिकोण और अच्छे मूल्यों को सीखना, अच्छे व्यवहार को विकसित करना, और सबसे बढ़कर बच्चे की शिक्षा में क्षमता का विकास करना, ये जो गतिविधियां हैं इसमें परिवार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो एक परिवार, एक जो घर होता है, निम्नलिखित माध्यम से जो है आप आगे आने पॉइंट से समझ सकते हैं किस प्रकार से बच्चे के शिक्षा में मदद कर सकता है। देखिए, परिवार के सदस्य बच्चों के प्रति आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करें। हम घर में अच्छा व्यवहार प्रदर्शित करें, लोगों से अच्छी भाषा शैली में बात करें, हमारे व्यवहार का जो तरीका हो वो आदर्श हो, अच्छी तरीके से हो। घर में ही हम शिक्षा के महत्व के बारे में बताएं, घर में हम बच्चों को शिक्षित करें। अगर इस तरह का आचरण हम अपने घर को करते हैं, घर में करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम घर को भी एक बहुत ही प्रभावशाली जो है शिक्षा का अभिकरण, शिक्षा का एजेंसी बना सकते हैं, शिक्षा का स्थान बना सकते हैं, जैसे कि स्कूल होता है। हम घर के स्तर पर भी घर में परिवार के सदस्यों के माध्यम से बच्चों को अच्छे नैतिक मूल्य, अच्छे गुण, अच्छे व्यवहार सिखा सकते हैं, जो कि उनके जीवन में आगे उन्हें अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। साथ ही साथ स्कूल में औपचारिक शिक्षा के अगले चरण के लिए हम उनको तैयार कर सकते हैं। जो बच्चे स्कूल में सीखने वाले हैं, जैसे कि हम घर पर ही बच्चों को 1 2 3 ABCD क ख ग घ का ज्ञान दिलाते हैं, मातृभाषा कैसे बोलते हैं, अच्छे से कैसे बोलते हैं, इस तरह की आधारभूत चीज़ें तो घर पर ही हम तैयार कर देते हैं, जिससे उनकी नींव तैयार होती है और आगे आने वाली जो आगामी स्कूली शिक्षा है उसके लिए बच्चा मानसिक रूप से और शैक्षिक रूप से तैयार होता है, उसका एक आधार निर्मित हो जाता है। तो जब बच्चा स्कूल में जाता है तो वो चीज़ें सीखता है तो उसे वो कठिन नहीं लगती, बिल्कुल नहीं लगती। उसके बाद जब बच्चा वापस घर में आता है विद्यालय की शिक्षा के बाद, हम वहाँ पे उनके होमवर्क में मदद करें, उनके प्रश्नों को समझाने में मदद करें, उन्हें वापस उन चीज़ों को रिवाइज करने में अगर मदद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं घर पर भी हम बच्चे की शिक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। रचनात्मकता अगर बच्चे के अंदर है, उन्हें बोलने की स्वतंत्रता दें, उनके अंदर रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करें। अगर उन्हें किसी तरह की सपोर्ट की ज़रूरत है, मार्गदर्शन की ज़रूरत है, तो सहयोग करें उनका। अच्छे मार्गदर्शन और समर्थन के द्वारा, यानी कि सपोर्ट के द्वारा, हम अच्छा आचरण प्रोत्साहित कर सकते हैं बच्चों के अंदर। और बच्चे अगर कोई गलत काम कर रहे हैं तो उन्हें हम समय पर टोक कर या डांट कर या मना कर हम उनके अंदर अच्छा आचरण भी विकसित कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि बच्चे जो हैं, जो काम करने वाले हैं, उसको बेहतर तरीके से करेंगे, सही तरीके से करेंगे ना। अगला प्रश्न है, व्हाट इज इंटरनेशनल इंटीग्रिटी? अंतर्राष्ट्रीय अखंडता या एकता क्या है? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अखंडता, अंतर्राष्ट्रीय जोड़ अखंडता, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अखंडता हो, यानी सभी लोग एक हों। तो ईमानदार होना, सम्मानजनक होना, अपने मूल्यों का पालन करना और लगातार सकारात्मक निर्णय लेने का अभ्यास, तब भी जब कोई नहीं देख रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं इंटीग्रिटी। ठीक है, तो ईमानदारी सिद्धांतों के पालन का कार्य है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, इंटरनेशनल इंटीग्रिटी। आपको थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा, तो मैं इंग्लिश में आपको बेहतर समझा देता हूँ। देखिए, इंटीग्रिटी क्या है? इंटीग्रिटी इज द प्रैक्टिस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, रिस्पेक्टफुल, एडहरिंग टू आवर वैल्यूज एंड कंसिस्टेंटली मेकिंग पॉजिटिव डिसीजन इवन व्हेन नो वन एल्स इज लुकिंग एट। तो इंटीग्रिटी का मतलब होता है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे इंटीग्रिटी का मतलब। ठीक है, तो इंटीग्रिटी क्या है? एक तरह से आप बोलिए कि एक अभ्यास है, एक प्रैक्टिस है कि हम किस तरह से ईमानदार रहें, दूसरे के प्रति सम्मानजनक व्यवहार प्रस्तुत करें, हम अपने मूल्यों को मानें, तब भी जब तक कि कोई देख भी नहीं रहा, हम लगातार वैसे सकारात्मक प्रयास करें या सकारात्मक तरीके से व्यवहार करें, तब भी जबकि हमें कोई जज करने वाला नहीं, जबकि हमारे ऊपर कोई निगरानी रखने वाला है। उदाहरण के लिए, जब हम रेड लाइट पर जाते हैं
तो जब और लोग होते हैं तो हम रेड लाइट पे जरूर रुकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर इंटीग्रिटी है, आप ऑनेस्ट होना अलग चीज़ है। ऑनेस्ट होने का मतलब कि अगर आपने गलती की और आपने किसी को बता दिया, लेकिन आप गलती करें ही नहीं, ये होती है इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी का मतलब कि आप रेड लाइट पे खड़े हैं, सब लोग हैं तब तो आप खड़े ही हैं, लेकिन अगर कोई नहीं भी है तब भी आप रेड लाइट होने पर अगर आप ट्रैफिक सिग्नल के सामने रुकते हैं तो ये आपके अंदर इंटीग्रिटी है। तो ये इंटीग्रिटी होता है। तो इंटरनेशनल इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है कि हम एक राष्ट्र के रूप में, एक मनुष्य के रूप में, एक समाज के रूप में ऐसा व्यवहार करें जिससे कि हम किसी दूसरे की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं, किसी दूसरे के जो रिसोर्सेस हैं उनका हम लोग हनन ना करें, किसी दूसरे को परेशान ना करें, किसी दूसरे का हम लोग नुकसान ना करें। अगर इस तरह का व्यवहार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर एक राष्ट्र एक दूसरे के साथ में करता है तो हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल इंटीग्रिटी है, अंतर्राष्ट्रीय अखंडता है। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा? देखिए, इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों के बीच में दोस्ती बढ़ेगी, आपसी व्यवहार बढ़ोतरी होगी, वहाँ पर लोगों के बीच में जो है व्यापार के साथ में कल्चरल जो है समझ विकसित होगी। जब हम एक दूसरे के संस्कृति को समझेंगे, एक दूसरे की भाषा को समझने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को परिचित होने का प्रयास करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को बेहतर समझ पाएंगे। इससे हम आपसी जो समझ है, आपसी जो काम काज है, आपसी जो व्यवहार है, आपसी जो लेन देन है वो विकसित होगा। तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है लड़ाई झगड़े जैसी स्थितियां कम होंगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो युद्ध की स्थिति होती है उसको हम संभाल सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो टेररिज्म है उस तरह की घटनाएं कम होंगी, आपसी भाईचारा बढ़ेगा और कहीं ना कहीं इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप बोल सकते हैं विकास की जो गति है उसमें समर्थन मिलेगा। इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि सजेशन फॉर प्रिवेंटिंग द टेररिज्म। आप सबको पता है कि जो आतंकवाद है ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी समस्या है। इसको रोकना अपने आप में एक बहुत बड़ा और एक बहुत ही कठिन कार्य है। तो कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं जो यहाँ पर दिया गया है जिससे कि हम आतंकवाद को रोक सकते हैं। सबसे पहले सरकारी स्तर पर छात्रों को, देखिए माता पिता हों, सबसे पहले हमको बताते हैं कि सामाजिक स्तर पर, घर में, विद्यालय स्तर पर माता पिता शिक्षकों को चाहिए कि वो छात्रों को नैतिक और सामाजिक मूल्यों का ज्ञान दें। इससे फ़ायदा क्या होगा? हम लोग समझ पाएंगे कि देखिए आपसी भाईचारे का फ़ायदा क्या। दूसरा, विद्यालय स्तर पर भी ये प्रयास किए जाने चाहिए कि जो आपसी कलह बढ़ाने वाले, आपसी विवाद बढ़ाने वाली स्थितियां होती हैं उनका हम बातचीत के साथ में कैसे निपटारा किया जाए। तो विद्यालय स्तर पर ही नैतिक मूल्यों का ज्ञान, आपसी भाईचारे को बढ़ाने वाली गतिविधियां प्रोत्साहित की जानी चाहिए। इसके अलावा सरकार को भी ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियों का, रोजगार के अवसर पैदा हों, जिससे कि लोग बेरोजगार ना हो। क्योंकि कई बार पैसों की तंगहाली, बेरोजगारी, आर्थिक पिछड़ापन जो है कई बार लोगों को गलत मार्ग पर लेके जाता है। तो बेरोजगारी के कारण युवा गलत रास्ता ना अपनाएं, अपराध के मार्ग पर ना जाए, इसके लिए प्रयास सरकार को भी करना चाहिए। इसके अलावा जो धार्मिक गुरु हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, वो भी धार्मिक या आध्यात्मिक माध्यमों से लोगों को सद्भाव, मानवता को अपनाने और आपसी भाईचारे को बढ़ाने के लिए प्रेरित करें। इसके अलावा सरकार को, गैर सरकारी संस्थाओं को चाहिए कि वो जो भटके हुए युवा हैं, जो मिसगाइडेड युवा हैं, जो गलत राह पे कभी चले गए हैं या अभी भी हैं, उनको सही मार्गदर्शन दें, उनको मदद करें। हम लोग समाज की मुख्य धारा में वापस आने में, अगर ज़रूरत हो तो उन्हें सहायता दी जाए, उनकी काउंसलिंग की जाए, उन्हें आर्थिक सहायता दी जाए, ताकि समाज को जो नुकसान पहुंचा रहे अब वो नुकसान पहुंचाना बंद करें, वो अपने जिम्मेदारी समझे समाज के प्रति और सकारात्मक रूप से योगदान कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप आतंकवाद और इसके वित्त पोषण के खिलाफ कानून, नीतियों और रणनीतियों के विकास और कार्यान्वयन में हमें मदद करनी चाहिए। तो ऐसे कानून और नियम बनाने अगर हैं तो उनका पालन होने में हमें मदद करनी चाहिए। मानव अधिकार सिद्धांतों और कानून आधारित मानकों के अनुसार आतंकवाद और आतंकवाद के वित्त पोषण के मामलों के पर प्रतिक्रिया देने के लिए सरकारी एजेंसियां और गैर सरकारी अभिनेताओं की क्षमता का निर्माण करना चाहिए। यानी कहीं हमको ऐसा लग रहा है कि टेररिज्म जैसी एक्टिविटी को कोई समर्थन दे रहा है, उसको फंडिंग कर रहा है, तो उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए, उसके खिलाफ हमें एक्शन लेना चाहिए। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें टेररिज्म के खिलाफ आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। ऐसी संबंधित जो भी इंटेलिजेंस होती है, जो सूचनाएं होती है, आपस में साझा की जाए, जिससे कि कोई आतंकवाद संबंधित कोई घटनाएं हों तो उसे पूर्व में ही रोक दिया जाए। आतंकवाद को जन्म देने के पीछे बहुत सारे हिंसक विचारधाराएं होती हैं, तो समय रहते ही हिंसक, उग्रवादी
हिंसक या उग्रवादी या कट्टरपंथी अगर सोच कहीं विकसित हो रही है, समाज में विकसित हो चुकी है, तो उसको दबाना चाहिए, उसको खत्म करना चाहिए, समूल उसको उखाड़ फेंकना चाहिए। इसके अलावा आतंकवाद को कई बार जो है चलाने के लिए फंडिंग चाहिए होती है, उसको वित्त पोषण चाहिए होता है, उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। वो प्लेटफॉर्म, वो फंडिंग हमें सकारात्मक रूप से मतलब पूरी तरह से हटा देना चाहिए। अगर आतंकवादी उद्देश्यों के लिए किसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है, इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है, न्यूज़पेपर का इस्तेमाल हो रहा है, तो हमें सिरे से उस चीज़ को हटा देना चाहिए, उसका हमें प्रतिकार करना चाहिए ना। अगला और आखिरी प्रश्न है वर्ष 2022 से कि एक लोकतांत्रिक शिक्षा क्या है। देखिए, लोकतांत्रिक शिक्षा एक प्रकार की औपचारिक शिक्षा है जो लोकतांत्रिक मूल्यों से आयोजित की जाती है। यानी कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित जब एक शिक्षा दी जाएगी तो उसे हम लोकतांत्रिक शिक्षा कह सकते हैं, ताकि छात्र अपने शिक्षा का प्रबंधन स्वयं कर सके और अपने स्कूल के प्रशासन में वो भाग ले सके। अर्थात कि लोकतांत्रिक शिक्षा अक्सर विशेष रूप से मुक्तिदायक होती है, क्योंकि यहाँ पर इसमें छात्रों की आवाज़ को सुना जाता है, छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान देकर शिक्षा दी जाती है। तो जब शिक्षा स्वतंत्रता, समानता, जिम्मेदारी और न्यायपूर्ण हो, सहयोग के लिए लोकतांत्रिक सिद्धांतों को प्रभावी और सार्थक बनाने के लिए शिक्षा में इन सब चीज़ों का अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो हम बोल सकते हैं यह लोकतांत्रिक शिक्षा। जब शिक्षा देते वक्त बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के हर एक बच्चे के साथ समान व्यवहार हो, समावेशी व्यवहार हो, तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा जो है लोकतांत्रिक है। एक लोकतांत्रिक शिक्षा के अनेक लाभ हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है? आपसी भाईचारा बढ़ता है, समाज में जो पिछड़ापन है, जो भेदभाव, वो कम होता है। इसके अलावा समाज में जो समावेशन की प्रक्रिया है, हम एक जो समावेशी समाज बनाना चाहते हैं जिससे कि देश और राष्ट्र का विकास सुनिश्चित कर सकते हैं, इसको मदद मिलती है, इसको बढ़ावा मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली में समावेशन की लागू को अगर हम शामिल करते हैं तो यह एक लोकतांत्रिक शिक्षा के गुण हैं। देखिए, इसके कुछ प्रमुख लक्षण भी हैं लोकतांत्रिक शिक्षा के। इससे फ़ायदा क्या होता है कि हम एक समतामूलक और एक समावेशी समाज का निर्माण कर सकते हैं। हम देश की अखंडता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दे सकते हैं, आपसी भाईचारे को विकसित कर सकते हैं, लोगों के अंदर विविधता में एकता की भावना को विकसित कर सकते हैं, एक अच्छे जिम्मेदार लोकतांत्रिक नागरिक का निर्माण कर सकते हैं। हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और आपसी भाईचारे की व्यवस्था को विकास कर सकते हैं और साथ ही साथ व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक विकास करने के अच्छे अवसर जो है विकसित कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आप जो है लोकतांत्रिक शिक्षा के अंतर्गत लिख सकते हैं। यानी कि जब लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार आपको शिक्षा दी जाए, आपकी शिक्षा में बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी भेदभाव के हर एक बच्चे को शिक्षा के समान अवसर मिले, समान सुविधाएं मिले, तो हम कह सकते हैं कि बच्चे जो शिक्षा ले रहे हैं वो लोकतांत्रिक शिक्षा है। चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आगे वाले में। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग वर्ष 2021 का पेपर देख लेते हैं और फटाफट से करते हैं हम लोग। यहाँ पे पूछा गया राइट 4 प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के आपको 4 प्रमुख सिद्धांत बताने हैं। तो विकास के वैसे सारे सिद्धांत मैंने लिख दिए हैं, आप चाहो तो इसमें से कोई भी 4 लिख सकते हो। जैसे कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट तक विकसित होने का सिद्धांत और सेफेलोकडायल सिद्धांत। इसके अलावा परिपक्वता एवं अनुभव विकास का सिद्धांत, एकरूपता का सिद्धांत, प्रॉक्सिमोडिस्टल जो सिद्धांत है, विकास के निरंतरता का सिद्धांत, विकास के अंतः प्रक्रिया का सिद्धांत, विकास के पूर्वानुमानिता का सिद्धांत और विकास के विभिन्न दरों का सिद्धांत। ये कुछ प्रमुख सिद्धांत है जिसके आधार पर हम विकास के विभिन्न जो प्रक्रियाएं हैं उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, विकास क्या है? बहुआयामी है। अनुक्रमिता का सिद्धांत, विकास में परिवर्तन का सिद्धांत, यह एक सतत प्रक्रिया है। दर में विभेदन का सिद्धांत, ये इतने सारे आपके सिद्धांत हैं ना। अगला प्रश्न है व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। एक बच्चे के विकास एवं वृद्धि में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? जिस प्रकार से माता पिता की भूमिका होती है उसी प्रकार से बच्चे की भी भूमिका होती है। शिक्षक छात्रों को मार्गदर्शन और प्रेरित करता है और उसे उद्देश्यपूर्ण गतिविधियों के माध्यम से शिक्षण की प्रक्रिया में नई नई चीज़ें सीखने के लिए उन्हें भागीदारी कराता है, उनको नई नई चीज़ें सीखने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षक छात्रों को सीखने की प्रक्रिया के लिए प्रोत्साहित करता है, उन्हें अलग अलग माध्यम से, चाहे वो नए वीडियो दिखाकर, उन्हें खेल के माध्यम से, उन्हें क्विज पूछकर, उनसे प्रश्न करके, उन्हें शिक्षण साधनों में परिवर्तन करके, शिक्षण के माध्यम में, शिक्षण की विधियों में परिवर्तन करके छात्रों को शिक्षा की प्रक्रिया के लिए प्रोत्साहित करता है।
एक शिक्षक छात्रों को नए कौशल सीखने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक सुविधाजनक और एक सकारात्मक वातावरण निर्मित करता है। साथ ही साथ शिक्षक मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करके एक छात्र को उनके व्यक्तिगत विकास में मदद करता है। अगर छात्र कहीं फंस गया है, कहीं दिक्कत हो रही है, कहीं उसे कठिनाई हो रही है, तो व्यक्तिगत रूप से मदद करके उन्हें हम आगे बढ़ने में मदद करते हैं। उसके अलावा उन्हें अच्छे सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक मूल्य सिखाकर, उनका प्रदर्शन करके, उनके बारे में बताकर, उनका उदाहरण देके उनके अंदर इन मूल्यों का विकास करता है। उनको मूल्यों को जीवन में लागू करने के लिए, उन्हें अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है। बच्चों के संपूर्ण सर्वांगीण विकास के लिए, चाहे वो शारीरिक विकास की बात हो, मानसिक विकास हो, संवेगात्मक हो या शैक्षिक विकास हो, या उसे आगे आने वाले जीवन के लिए तैयार करने की बात हो, हर एक प्रकार से शिक्षक अपने छात्रों की मदद करता है। चाहे तो वो उन्हें व्यक्तिगत रूप से मदद करता हो या उन्हें सामूहिक रूप से मदद करता हो। लेकिन जब भी शिक्षक को लगता है कि उसके छात्र उसकी आवश्यकता है, वो उसके लिए एक मार्गदर्शक, एक मददगार के रूप में, एक अभिभावक के रूप में उसके लिए हमेशा उपलब्ध होता है। नाउ डिस्क्राइब कोलबर्ग स्टेप्स ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ये प्रश्न ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है, इसी तरह से पूछ सकता है प्रश्न कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ हु प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो मोरल डेवलपमेंट जो होता है, बच्चे के अंदर जो आप बोल सकते हैं नैतिकता का विकास होता है। कोलबर्ग ने कहा कि बच्चों के अंदर जो नैतिकता होती है वो 3 चरणों में विकसित होती है, और उन्होंने इन 3 चरणों को प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल अवस्था कहा है। तो कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों को हम यहाँ पर बताते हैं। कोलबर्ग का नैतिक विकास का चरण सबसे प्रसिद्ध सिद्धांतों में से एक है, जो बताता है कि बच्चे में नैतिकता और नैतिक तर्क करने की जो प्रवृत्ति है वो एक विकास की चरणबद्ध प्रक्रिया के अनुरूप होती है। तो कोलबर्ग ने नैतिक तर्क के जो सिद्धांत हैं, जो चरण हैं, उनको उन्होंने इस तरह से बताया है कि पूर्व पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। प्रत्येक चरण में 2 उपचरण होते हैं, तो कुल मिलाकर 6 चरण, मतलब आप स्टेज होते हैं इनके। लोग केवल सूचीबद्ध क्रम में ही इन सारे स्तरों से गुजरते हैं। आप पहले पूर्व पारंपरिक क्रिया के 2 चरणों से गुजरेंगे, फिर आप पारंपरिक क्रिया के भी नेक्स्ट 2 चरणों से गुजरेंगे, यानी कि 4 चरण पार करके फिर आप 5वें चरण उत्तर परंपरागत चरण में आप प्रवेश करते हैं। तो प्रत्येक नया चरण पिछले चरण के विशिष्ट तर्क को प्रतिस्थापित करता है। जो आप पहले चरण में सीखते हो वो आपको दूसरे चरण में काम आता है, जो पहले दूसरे में सीखते हो वो तीसरे में, और तीसरे में जो सीखते हो वो चौथे में। इस तरह से पिछला सीखा हुआ जो मौलिक ज्ञान है, जो नैतिकता है, वो हमें अगले चरण में काम आती है, या उसके आधार पर हम अपना तर्क करते हैं, अपनी सोच करते हैं। अगला प्रश्न, डिफाइन डेमोक्रेसी। आप सबको पता है लोकतंत्र एक बहुत ही फेमस चीज़ है, एक बहुत ही प्रचलित वस्तु है, एक प्रचलित शब्दावली है। तो लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता का शासन। जी हाँ दोस्तों, ये परिभाषा जो है आप सबको पता होगा कि ये बहुत ही प्रचलित परिभाषा है। लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र के मूल्य उद्देश्य, जैसा कि वे अवधारणाओं को परिभाषित करने में खुले तौर पर होते हैं, मुख्य रूप से स्वतंत्रता और समानता द्वारा संचालित होते हैं। यानी लोकतंत्र एक ऐसी स्थिति है, लोकतंत्र जनता का शासन है जहाँ की स्वतंत्रता होती है, समानता के आधार पर समाज चलाया जाता है, वो सरकार चलाई जाती है, वो तंत्र चलाया जाता है, जहाँ पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व, राजनीतिक भागीदारी और अधिकारों के रूप में सभी चीज़ें सूचीबद्ध होती है, जहाँ पर लोगों को स्वतंत्रता होती है कि वो अपना नेता चुने, जहाँ पर सामान्य मताधिकार के माध्यम से हम अपना शीर्ष नेता चुन सकते हैं, अपने नेतृत्व का चयन कर सकते हैं। जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को हम सर्वोच्च सरकार मानते हैं। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सरकार का निर्माण करते हैं, और बहुमत सर्वमान्य होती है। जिस दल के नेता को बहुमत मिलता है वही सरकार का मुखिया बनता, वही जो है सरकार बनाती है, वही लोकतंत्र का जो है नेतृत्व करता है। यहाँ पर लोकतंत्र की एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव होते हैं, कोई दबाव नहीं होता है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, किसी प्रकार का तानाशाही नहीं चलती है। विभिन्न राजनीतिक दल उपस्थित होते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि किसी विशेष वर्ग के लोग ही हैं। यहाँ पे हर एक वर्ग के, हर एक विचारधारा के दल होते हैं, वो अपने अपना प्रतिनिधित्व करते हैं, अपनी बात रखते हैं, और जिससे ज़्यादातर लोग सहमत होते हैं उस दल को लोग बहुमत देते हैं और उसकी सरकार बनाते हैं। तो जनता को संवैधानिक सरकार चुनने का अधिकार होता है। ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं एक डेमोक्रेसी की, एक प्रजातंत्र की। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग? अंतर्राष्ट्रीय अवबोध, अंतर्राष्ट्रीय समझ का क्या अर्थ है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध का अर्थ है सम्मानजनक अस्तित्व के लिए सभी राष्ट्रों के अधिकारों को स्वीकार करना।
अंतर्राष्ट्रीय अवरोध का मतलब ये है कि हम एक राष्ट्र के रूप में अगर अस्तित्व में रहना चाहते हैं, हम विकसित होना चाहते हैं, तो हमें दूसरे राष्ट्रों के अधिकारों का, उनकी आवश्यकताओं का भी सम्मान करना होगा। इसका तात्पर्य है कि जो विश्व भर में युद्ध का डर है, तनाव का माहौल है, उसको खत्म करके, जो अज्ञानता है उसको दूर करके, जो पहले से पूर्वाग्रह है दूसरे के प्रति हमारे मन में जो हीन भावना है, गलत भावना, उसको दूर करना, आपस में सहयोग की भावना को विकसित करना, आपसी समाज को बेहतर करना, जिससे कि आपस में लोग मिलजुल कर काम करें, राष्ट्र एक साथ आगे बढ़ सके, ऐसी स्थिति पैदा करना ही अंतर्राष्ट्रीय अवबोध कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय अवबोध से हम एक दूसरे के बारे में बेहतर समझते हैं, किस तरह से हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्र के रूप में दूसरे राष्ट्र की मदद कर सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं, उनसे सहायता ले सकते हैं, इस तरह की समझ विकसित होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आपसी समझ और संस्कृति के आदान प्रदान को बढ़ावा देने में मदद करती है, राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करने में मदद करती है, साथ ही साथ एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में भी आपके सामने उपलब्ध होती है, जो कि ये आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रूप से मदद करती है कि आप जो है अपने विचार दूसरे के साथ साझा करें और दूसरे के विचारों से आप अवगत हों। अंतर्राष्ट्रीय अवबोध से फ़ायदा ये होता है कि यह संस्कृतियों के बीच में संवाद और सहयोग और एकता बनाने का अवसर प्रदान करता है। साथ ही साथ रोल ऑफ नेबरहुड इन द चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा अगला प्रश्न जो प्रश्न संख्या 7 कि बच्चे के विकास में पड़ोस की भूमिका। आप सबको पता है दोस्तों कि जिन पड़ोस में हम पले बड़े होते हैं, जहाँ पे हम लोग बढ़ रहे होते हैं, जहाँ हमारा विकास हो रहा होता है, वहाँ के लोगों का, पड़ोस में जितने हमारे मित्र होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, जो हमारे पड़ोसी होते हैं, उनका हमारे जीवन पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो पड़ोस, वहाँ के व्यक्ति, वहाँ का ढांचा, पड़ोस के लोगों का व्यवहार हमारे व्यक्तित्व, हमारे सामाजिक, मानसिक, आर्थिक और शारीरिक विकास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बालक का सामाजिक विकास किस प्रकार का होगा, ये काफ़ी हद तक इस बात पर भी निर्भर करता है कि वो किस प्रकार के समाज में रहता है, उसके पड़ोसी किस प्रकार के हैं और किस प्रकार के विद्यालय में हो जाता है, किस प्रकार स्कूल में, जिस प्रकार बच्चे स्कूल में सीखता है वैसा ही वो अपने पड़ोस में व्यवहार करता है। बच्चा अपने पड़ोस में जो देखता है वही सीखता भी है। तो एक बच्चे के सामाजिक प्रक्रिया में उसके पड़ोस के लोगों का, उसके मित्रों का, उसके पड़ोसियों का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। बच्चा किसी समाज या सामाजिक समुदाय का भाग होता है और उसके पड़ोसी सामान्य रूप से ये सारी चीज़ों से सीखने में मदद करते हैं। जब हम पड़ोसियों के साथ बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, अपनी चीज़ें उनके साथ साझा करते हैं, अपने विचार उनके साथ साझा करते हैं, उनकी सुख और दुख में भाग लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर अच्छे सामाजिक कौशल विकसित होते हैं। इसलिए पड़ोस का होना बच्चे के संज्ञानात्मक, मानसिक और सामाजिक और साथ ही साथ उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए, उसके व्यावसायिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। हम अपने पड़ोसियों से एक दूसरे के प्रति सहयोग और परस्पर सम्मान करने की बातें सीखते हैं। हम सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को सीखते हैं। हम भाषा के माध्यम से हमारी भाषा का विकास होता है। संयम और सद्भाव, हमारे पड़ोस में विभिन्न मान्यताओं के, विभिन्न रीति रिवाज, विभिन्न धर्मों के लोग होते हैं, तो एक साथ कोएग्जिस्ट करने की बात, विविधता को सम्मान देते हुए रहने का एक तरह से हम लोग स्थापित होने की बात जो है सीखते हैं। विविधता को सम्मान करना हम सीखते हैं, दूसरे का सम्मान करना सीखते हैं। मानव अधिकार और मूल्यों का हमें ज्ञान होता है। इसके अलावा सामाजिक एकता का हम महत्व समझ पाते हैं, क्योंकि समाज में एकता बनाए रखना कितना ज़रूरी है। हमें पता चलता है कि किस प्रकार से हमारे पड़ोसी हमारी मदद करते हैं, किस प्रकार से हम पड़ोसियों को मदद करते हैं। तो आपको समझ में आता है कि समाज में एकता होनी कितनी ज़रूरी है, जिससे कि हम एक दूसरे की ज़रूरत पर मदद भी करते हैं और एक दूसरे की मदद लेते भी हैं और एक दूसरे को मदद देते भी हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोरल डेवलपमेंट, यानी कि आपसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नैतिक विकास की कुछ विशेषताएं आप बताइए। देखिए, जब बच्चे के अंदर या किसी व्यक्ति के अंदर नैतिक विकास होता है तो उसके अंदर कुछ लक्षण जो है दिखने लगते हैं, उसके अंदर कुछ विशेषताएं प्रकट हो जाती हैं। जैसे कि नैतिक विकास जो है एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जो हमारे अंदर नैतिक मूल्य हैं, जो नैतिक ज्ञान है, वो ज़्यादा बढ़ता है, हमें अनुभव होता है, तो हमारे नैतिक गुण और जो हमारी जानकारी है वो अधिक परिपक्व होती है। तो नैतिक मूल्यों की अवधारणा हमारी लगातार अपडेट होती रहती है, बदलती रहती है और बेहतर होती चली जाती है। हमारे जीवन में जिम्मेदार आचरण के लिए नैतिक मूल्य आवश्यक है। तो जो भी चीज़ें हम जीवन में करते हैं वहाँ पे अच्छे मूल्य यानी कि नैतिक मूल्यों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नैतिक मूल्य हमें सही गलत का निर्णय करने में सहायता करते हैं। क्या गलत है, क्या सही है, इसका चयन करने में मदद करते हैं। व्यक्तित्व में निम्नलिखित आचरण से नैतिक विकास बढ़ता है।
जैसे कि हम जब आप देखेंगे किसी के अंदर नैतिक विकास हुआ है, अगर हम कहते हैं कि इसके अंदर नैतिक विकास हो रहा है तो अर्थात कि वो अब अधिक परिश्रम कर रहा है, उसके अंदर वित्त व्ययता यानी खर्चीला वो अब नहीं रह गया है, उसके अंदर ईमानदारी की भावना विकसित हुई है, अब वो अनुशासित है, उसके अंदर विनम्रता आई है, वो साफ सफाई का ख्याल रखता है, वो आपसी भाईचारे और एकता को बढ़ावा देता है और साथ ही साथ उसके अंदर उदार भावना आई है। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर हम बोलते हैं कि उसका नैतिक विकास हुआ है तो उसके अंदर ये सारी गुण और विशेषताएं आप आम रूप से देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, डिफाइन इमोशन यानी कि संवेग को यानी कि भावनाओं को परिभाषित करें। तो संवेग यानी कि भावना क्या है? एक प्रकार की प्रतिक्रिया है जो किसी मनुष्य के प्रति प्रतिक्रिया स्वरूप देता है। एक व्यक्ति किस प्रकार के संवेग या भावनाओं को महसूस कर रहे हैं या उन परिस्थितियों पर निर्भर करता है जिस परिस्थिति का वो सामना कर रहा है। उदाहरण के लिए जब आप परीक्षा में होते हैं और आपके अंदर प्रेशर होता है कि आपको अच्छे अंक लाना है और जब आपके अच्छे अंक आ जाते हैं तो आप बहुत प्रसन्नता महसूस करते हो। तो जो खुशी आप महसूस करते हो उस समय वही एक भावना है, वह एक संवेग है। तो भावना एक प्रकार की प्रतिक्रिया है जो हम तब प्रदर्शित करते हैं जब हम किसी स्थिति में होते हैं और हमारे अंदर उत्तेजना की भावना उत्पन्न करती है। तो भावनाएं क्या होती हैं? हमारे अंदर उत्तेजना हमारे अंदर मौजूद होती हैं और जब हमें क्रोध होता है, खुशी होती है, दुख होती है तो इनके माध्यम से हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। इनके कारण जो है हम अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। आखिरी प्रश्न है ग्लोबलाइजेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन यानी कि वैश्वीकरण और शिक्षा के उद्देश्य। देखिए, वैश्वीकरण के साथ शिक्षा के उद्देश्य को समझाएंगे। वैश्वीकरण का शिक्षा के प्रति क्या उद्देश्य है? तो वैश्वीकरण शब्द का अर्थ है शब्द में अर्थशास्त्र, सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्रौद्योगिकी और संचार सहित कई सारी चीज़ें शामिल है। यानी कि वैश्वीकरण की जब हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं कि विश्व स्तर पर जब हम व्यापार कर सकते हैं, राजनीतिक एक दूसरे को प्रभावित करती हो, जब एक दूसरे की संस्कृति एक दूसरे से जुड़ी हुई हो, एक दूसरे के विचार, एक दूसरे का व्यापार, एक दूसरे की राजनीतिक उथल पुथल एक दूसरे को प्रभावित करती हो, तो हम कह सकते हैं ये वैश्वीकरण है। उदाहरण के लिए जब तेल के दाम आपके अमेरिका में बढ़ते हैं या फिर आपके गल्फ कंट्रीज़ में बढ़ते हैं तो हमारे यहाँ पे महंगे हो जाते हैं। जब भारत का चुनाव होता है तो इससे विदेश में भी फ़र्क पड़ता है, जब विदेश में चुनाव होता है उससे यहाँ भी फ़र्क पड़ता है। जब कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है उससे पूरे विश्व में उथल पुथल हो जाती है। तो ये क्या है? वैश्वीकरण है, ये वैश्विक प्रभाव है। तो एक ऐसी स्थिति जहाँ की विश्व के किसी एक कोने में होने वाली गतिविधि का प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है, इस स्थिति को हम वैश्वीकरण कह सकते हैं। तो दुनिया भर में इसके बहुत सारे लाभ भी हैं। वैश्वीकरण और शिक्षा के जो प्रमुख उद्देश्य वो ये हैं कि दुनिया भर में जो छात्र हैं और शिक्षक हैं उनको आगे बढ़ने के लिए अवसर मिले, छात्रों को और शिक्षकों को ज़्यादा शिक्षित होने का अवसर मिले, आगे बढ़ने का अवसर मिले। अब सीमा ना हो शिक्षित होने के लिए और शिक्षा देने के लिए, शिक्षा सीमा के परे, यानी कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चे शिक्षा के लिए एक दूसरे के पास आ सके, एक देश से दूसरे देश जा सके, अपने रिसर्च, अपनी नई नई आइडिया एक दूसरे के साथ में आदान प्रदान कर सके। वैश्वीकरण के कारण अब दुनिया भर में शिक्षा प्रणालियों का एकीकरण हो गया। जो अमेरिका में जो टेक्निक चल रही होगी, जो टेक्निक यूज़ हो रही है, जो मेथड यूज हो रही है, अब वो भारत में भी इस्तेमाल की जा सकती है। भारत में कुछ नया खोजा गया है, कुछ नई प्रणाली, कुछ नया तरीका विकसित हुआ है, तो वो अब यूरोप में भी इस्तेमाल होगा, वो आपके अफ्रीका में भी इस्तेमाल होगा, वो आपके चाइना में भी इस्तेमाल होगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीयकरण यानी कि वैश्वीकरण और शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि इससे शिक्षा में सहयोग मिलता है। नए नए जो विचार विकसित होते हैं वो सबको पता चलते हैं और जो सर्वोत्तम सबसे अच्छी तरीके होते हैं शिक्षित होने के, समझने के, पढ़ने के, अनुसंधान करने के, अब हम एक दूसरे के साथ में साझा करते हैं और सभी को उससे लाभ मिलता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ता है। अंतर्राष्ट्रीय पर हम रिसर्च, अनुसंधान कर सकते हैं, नए नए दवाइयों की खोज कर सकते हैं, नए नए बीजों की खोज कर सकते हैं, जिससे कि खाद्यान्न समस्या संबंधी समस्या उसको दूर कर सकते हैं। इसके अलावा जो तकलीफ हो रही है किसी को किसी कारण से, वो दूर कर सकते हैं। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने वाला जो भी काम है हम उनको भी प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ तक हमने कवर की। अब हम देखेंगे जो सॉल्व पेपर है वर्ष 2019 का। तो दोस्तों अभी देखते हैं हम लोग वर्ष 2019 का पेपर है और चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग। तो अगर आपने बीच में कहीं ये वीडियो स्टार्ट किया है तो प्लीज़ स्किप मत करिएगा। अगर आप 1-1.5 घंटा नहीं दे सकते तो फिर रिवीजन कैसे होगा। तो आप अगर अभी तक रिवाइज नहीं किया है तो ये आपके लिए अच्छा वीडियो, प्लीज़ रिवाइज करिए। तो वर्ष 2019 में पूछा गया था कि चाइल्डहुड क्या है, व्हाट इज़ चाइल्डहुड। तो आइए चाइल्डहुड को देख लेते हैं।
चाइल्डहुड जिसे कि हम बाल्यावस्था भी कहते हैं। तो बाल्यावस्था यानी कि बच्चा होने की एक अवस्था या होती है। जैविक माप के अनुसार, यानी कि अगर हम लोग बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में बात करें तो जैविक माप के अनुसार एक बच्चा वह व्यक्ति होता है जिसका जीवन चरण जन्म और यौवन के बीच का होता है। यानी कि जन्म और यौवन के बीच, अर्थात 1 से 2 और से लेकर, यानी कि 1 से 2 वर्ष के बच्चों का और 12 से 13 वर्ष की, यानी कि 1-2 मतलब बोल सकते हैं तकरीबन 12 से 13 वर्ष की आयु तक का जो बच्चा होता है ना, इसके बीच की जो अवधि होती है उसे हम बाल्यावस्था कहते हैं। बाल्यावस्था एक व्यक्ति के अंदर निम्नलिखित विशेषताएं वाली अवस्था होता है। इसमें आप देखोगे कि बच्चे का तेजी से मानसिक और शारीरिक विकास होता है। इस काल में सामाजिक शिक्षण का काल होता है, तो बच्चा बहुत सारी सामाजिक गुण और कौशल सीखता है। इस उम्र में बच्चे के अंदर बहुत सारी सामाजिक विशेषताएं, जैसे कि लेन देन, जैसे कि एक दूसरे के प्रति सम्मान करना, एक दूसरे का सहयोग करना, नैतिक मूल्यों को सीखना, इस तरह के अच्छे गुण और जो मान्यताएं होती हैं वो उसको समझने में अवसर मिलता है। इस उम्र में बच्चे का भाषा कौशल विकसित होता है। इस उम्र में बच्चा जो है बहुत तीव्रता के साथ नई नई चीज़ें, भाषा इत्यादि सीखता है। भावनात्मक और व्यक्तिगत विकास, देखिए इस उम्र में बच्चा जो है उसका सर्वांगीण विकास हो रहा होता है। वो आध्यात्मिक रूप से भी, वो व्यक्तिगत रूप से भी, मानसिक रूप से भी परिपक्व हो रहा होता है। तो इस उम्र में उसका भावनात्मक और व्यक्तिगत विकास भी बहुत ही तीव्र गति से होता है। साथ ही साथ ये जो उम्र होती है, यानी कि बाल्यावस्था की उम्र जो होती है, इसे हम सीखने की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में कहा जाता है अक्सर कि अगर बच्चे को आप कुछ भी सिखाने का प्रयास करोगे वो सीख जाएगा, क्योंकि इस उम्र में बच्चे के अंदर एक जिज्ञासा होती है, एक जिद होती है किसी नए चीज़ को करने की, उसे सीखने की, उसे प्राप्त करने की। ये कुछ बातें हैं जो आप लिख सकते हो। अगला है राइट 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बाय एरिक्सन। देखिए एरिक एरिक्सन ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बात किया था। आप ध्यान रखिएगा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इस तरह के बहुत सारे आपके डेवलपमेंट के स्टेजेस अलग अलग लोगों ने दिए हैं, तो याद रखने चाहिए आपको। तो एरिक एरिक्सन ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में, अभी आप समझिएगा कि एरिक्सन के जो मनोवैज्ञानिक विकास का सिद्धांत है वो कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में कुल 8 चरण होते हैं, जिसमें कि उसे मनोसामाजिक उसका यानी कि विकास होता है, उसका साइकोलॉजिकल विकास होता है। प्रत्येक चरण में एक विशिष्ट विकास, हर एक चरण में आपका एक लक्षण दिखना चाहिए। वो अगर आपको दिख रहा है मतलब आपने वो चरण पार कर लिया, जिसे पूरा करने में आने वाली समस्याओं का समाधान करना आवश्यक होता है। तो आप जिस भी उम्र में होते हैं ना, उस उम्र में आपको कुछ ना कुछ दिमाग में उथल पुथल चल रही होती है, ठीक है, हर उम्र के। तो वो उम्र को इन्होंने अलग अलग चरणों में बांट दिया है। एरिक्सन के अनुसार समस्या कोई संकट नहीं होती, बल्कि संवेदनशीलता और सामर्थ्य को बढ़ाने वाले महत्वपूर्ण बुंदे होते हैं हमारे जीवन में। समस्या का व्यक्ति जितनी सफलता के साथ सामना करता है, उनका समाधान प्राप्त करता है, वह उतना ही अधिक विकसित होता है, उतना ही अधिक परिपक्व होता है। ठीक है, तो उन्होंने जो पहला चरण बताया था विश्वास बनाम अविश्वास का, दूसरा चरण होता है स्वायत्तता बनाम शर्म का, तीसरा है पहल बनाम अपराध बोध, और चौथा है परिश्रम उद्यम यानी कि परिश्रम बनाम हीन भावना। पांचवा स्तर है पहचान बनाम पहचान की भ्रांति, छठा है आत्मीयता बनाम अलगाव की भावना, सातवां स्थिति है आपकी, सातवां चरण है आपका उत्पादकता बनाम स्थिरता, और आठवां और अंतिम है संपूर्णता बनाम निराशा। तो ये एरिक एरिक्सन द्वारा बताए गए जो है मनोवैज्ञानिक क्या आप बोल सकते हैं, मनोसामाजिक विकास के, यानी कि साइकोलॉजिकल साइकोसोशल डेवलपमेंट की ये स्टेजेस हैं आपके। इस पर डिटेल में मैंने लिख दिया है, आप इसको यहाँ पर देख सकते हो। चलिए आगे वाले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर माफ करिएगा। अब अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन इमोशनल डेवलपमेंट। टीचर किस तरह से इमोशनल डेवलप, बच्चे की भावनात्मक विकास में शिक्षक किस प्रकार से भूमिका निभा सकता है। तो कक्षा में भावनाओं को उचित रूप से नियंत्रित करके उसको नियंत्रित करने के तरीके सिखाकर शिक्षक जो है छात्रों के लिए एक आदर्श रूप प्रस्तुत कर सकता है। यानी कि हम अपनी भावनाओं को कैसे कंट्रोल करेंगे, हम अपनी भावनाओं को कैसे परिस्थिति अनुसार व्यक्त करते हैं, ये प्रदर्शित करके, ये दिखा कर भी हम बच्चों को उनके भावनात्मक विकास के लिए प्रेरित कर सकते हैं, भावनात्मक विकास के लिए एक तरह से रोल मॉडल प्रस्तुत कर सकते हैं। शिक्षक और छात्रों के बीच भावनाओं का प्रभाव शिक्षण शैली के विकास में एक मजबूत भूमिका निभा सकता है। एक शिक्षक निम्नलिखित तरीकों से भावनात्मक विकास में मदद कर सकता है। जब शिक्षक
बच्चों के प्रति गर्मजोशी, स्नेह और सम्मान व्यक्त करता है तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर भी भावनात्मक विकास होता है। स्नेहपूर्ण रिश्ते स्थापित करके बच्चे के सामाजिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को हम बढ़ा सकते हैं, यानी कि भावनात्मक विकास को हम सुनिश्चित कर सकते हैं। शिक्षक सकारात्मक व्यवहारों को सिखाने के लिए साक्ष्य आधारित रणनीतियों का उपयोग करके जानबूझकर इन कौशलों को सिखा सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि हम दिखा सकते हैं बच्चे को कोई उदाहरण या कोई मूवी दिखा सकते हैं जिसमें हम दिखा सकते हैं कि एक व्यक्ति को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने परिस्थिति का ज्ञान किया, उसने समझा कि गलती नहीं हुई बल्कि अनजाने में हो गई है और फिर उसने माफ़ किया। तो भावनाओं पर नियंत्रण करने का ये एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। तो इस तरह से उदाहरण देकर जानबूझकर ऐसे मूल्य, ऐसी भावनाओं को नियंत्रित करने वाले जो है इस परिस्थितियों से परिचित करा के हम सिखा सकते हैं भावनात्मक नियंत्रण। शिक्षक के भावनात्मक समर्थन के लिए छात्रों के प्रति वास्तविक चिंता और देखभाल, अपने छात्रों के प्रति सम्मान, छात्रों की भावना और विचारों को समझने की इच्छा और निर्भरता का प्रदर्शन शामिल है। अगर हम अपने छात्रों के प्रति सच में प्रेम और स्नेह का प्रदर्शन करें, उनके प्रति ईमानदारी पूर्वक चिंतित हों, इस तरह का भाव व्यक्त करें जिससे कि बच्चे को लगे कि हाँ, हम उनके प्रति चिंतित हैं, उनकी देखभाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी उनके भावनात्मक विकास में मदद करेगा। क्योंकि बच्चे अब हमसे खुलकर बात करेंगे, बच्चे हमसे अच्छे से जुड़ेंगे और बच्चों के अंदर जो चिंता या जो डर होता है हमारे प्रति वो कम होगा। तो इस तरह से वो कहीं ना कहीं अपनी भावनात्मक जो चीज़ें हैं वो हमसे शेयर करेंगे और वो भावनात्मक विकास की ओर अग्रसर होते हैं। शिक्षक सिखा सकता है कि हमें अपने भावनात्मक परिणामों को कैसे समझना। हमें ये समझना होगा कि हम जो काम कर रहे हैं, अगर इमोशन में हम कुछ चीज़ें करते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा। तो विभिन्न परिस्थितियों में उन्हें कैसे संभाल सकते हैं। अगर किसी परिस्थिति में हम हैं और हमारी भावनात्मक अभिव्यक्ति जरूरी नहीं है तो हम कैसे उसे नियंत्रित कर सकते हैं। यानी कि हमें किसी पर बहुत गुस्सा आ रहा है, किसी परिस्थिति में हम चिल्लाना चाहते हैं, गुस्सा करना चाहते हैं, लेकिन वो अनावश्यक होगा, हमें नुकसान पहुंचा सकता है, तो हम कैसे नियंत्रित करें। शिक्षक चाहे तो बच्चों को योगाभ्यास सिखा सकता है, सांस लेना सिखा सकता है, लंबी लंबी सांस लेकर आप अपने नियंत्रण कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आप टीचर के रूप में सिखा सकते हो। बच्चे के आसपास की भावना और भावनाओं से संबंधित शब्दों को निरूपित करके, बच्चे को गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, या बच्चे के द्वारा बोले जाने वाले शब्दों को समझकर उसके शब्दों को नियंत्रित करने का तरीका सिखाकर छात्रों को भी वो भावनात्मक विकास में मदद कर सकता है। बच्चे को वो सिखा सकता है कि वो दैनिक गतिविधियों के दौरान उत्पन्न होने वाले भावना संबंधी शब्दों को कैसे पहचाने। उसके आसपास जो हो रही गतिविधियाँ, उसमें अगर उसे किसी प्रकार की भावनात्मक अभिव्यक्ति करनी है तो कैसे वो भावनात्मक अभिव्यक्ति करनी है या नहीं करनी, इसका चुनाव कर सकता है। इसकी समझ उसमें विकसित करने में मदद कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एट व्हाट स्टेज सेक्स एजुकेशन इज नीडेड, यानी कि यौन शिक्षा किस उम्र में आवश्यक है, किस उम्र से देनी चाहिए। तो देखिए, आमतौर पर अगर हम लोग बात करें तो बच्चों को यौन शिक्षा शुरू करने के लिए कोई स्पष्ट परिभाषित आयु है नहीं, लेकिन शारीरिक शिक्षा के साथ साथ अगर हम मिलाकर एकीकरण के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर ही, यानी कि नर्सरी से लेकर केजी क्लासेस में अगर हम लोग बच्चों को आरंभ से ही धीरे धीरे छोटे छोटे चरणों में अगर हम लोग सेक्स एजुकेशन दें तो कहीं ना कहीं इस स्तर पर बच्चा जो है इस तरह के छोटे छोटे चरणों में वो कॉन्सेप्ट को जरूर सीख लेगा। इससे बच्चों को एकीकृत तरीके से शारीरिक और यौन परिवर्तनों को, बुनियादी अवधारणाओं को सीखने में आसानी होगी और वो चीज़ों को धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे। कम उम्र में देखिए, आप ध्यान रखिएगा कि जब बच्चे को यौन शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में आवश्यक धारणाएं बहुत ही आराम से धीरे धीरे सिखाई जाती हैं तो वो बच्चे बिना किसी झिझक या बिना किसी शर्म की भावना से इसे आसानी से सीख लेते हैं। इससे उन्हें भविष्य में अपने पूरे जीवन में जो भी सेक्स संबंधी या फिर जो आपके उनके स्वास्थ्य संबंधी निर्णय लेने होते हैं वो अच्छे निर्णय लेते हैं, वो जागरूक निर्णय लेते हैं, जिससे कि उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और वो अच्छे निर्णय लेते हैं जिनका उनके जीवन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्हाट इज पीस एजुकेशन। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देखेंगे आगे भी। शांति शिक्षा का क्या अभिप्राय है। देखिए, शांति शिक्षा स्वयं, दूसरे व्यक्तियों और प्रकृति के वातावरण के साथ सद्भाव के साथ रहने के लिए जो आवश्यक मूल्य है, जो ज्ञान की ज़रूरत है और जो दृष्टिकोण विकसित करने की ज़रूरत है, जो कौशल और व्यवहार हमें प्राप्त करने की ज़रूरत है, उसको प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम लोग शांति शिक्षा कहते हैं। तो शांति शिक्षा के माध्यम से हम वो गुण, वो कौशल, हमारे अंदर वो विचारधारा विकसित होती है जिससे कि हम एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण तरीके से, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी मतभेद के सह अस्तित्व के साथ में रह सकते हैं। संक्षेप में कहें तो शांति शिक्षा नैतिक विकास के उन
नैतिक विषय साथ उन मूल्यों और दृष्टिकोणों के पोषण पर बल देती है जो प्रकृति और मानव जगत के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए आवश्यक है। ठीक है। शांति शिक्षा हमें हिंसा के मार्ग के बजाय अहिंसा के मार्ग पर और भाईचारे के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित करता है। उन्हें शांति का दूत बनने के लिए हमें प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इन इंडियन फिलॉसफी। भारतीय संस्कृति के अनुसार जो है स्वयं की अवधारणा। देखिए, भारतीय संस्कृति में स्वयं यानी कि अहम को कई रूपों में, कई विचारधाराओं में प्रस्तुत किया गया। मैं आपको मुख्य रूप से 2 विचारधारा यहाँ पे बता रहा हूँ। स्वयं अहम शारीरिक और मानसिक अवस्थाओं की एक श्रृंखला है जिसे व्यक्ति अवस्था भी कहा जाता है। उपनिषदों में चित्रित स्वयं की प्रकृति पर अगर हम ब्राह्मणवादी विचारधारा यानी कि 4 केंद्रीय सिद्धांतों का समर्थन करते हुए देखते हैं। पहला है कि स्वयं का एक अस्तित्व होता है, आत्मा अमर है। आत्मा यानी कि स्वयं को हम लोग बोलते हैं, तो आत्मा अमर है और यदि अंत उसका आदि या अंत नहीं है। आत्मा का कभी आदि यानी कि न उसकी शुरुआत है न उसका अंत है। स्वयं मूलक अभौतिक है। स्वयं मूलतः अभौतिक है, मतलब ये फिजिकल नहीं होता है। और आत्मा सर्वोच्च वास्तविक ब्रह्मांड के समान है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो भारतीय दृष्टिकोण से हैं। इसमें अगर हम जैन स्कूल के अनुसार बात करें तो स्वयं में आत्मा या जीवन शामिल है जो शरीर पर कब्जा करता है, इसका शरीर पर आधिपत्य है। अगला प्रश्न है, डिफाइन ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण को बताइए। देखिए, वैश्वीकरण को परिभाषित करना है तो हम सिंपली समझ सकते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ है विश्व स्तर में सामाजिक संबंधों का विस्तार। वैश्वीकरण के कारण किसी देश की अर्थव्यवस्था को व्यापार, पूंजी के मुक्त प्रवाह और सीमाओं के पार व्यक्तियों के आवागमन की शर्तों के तहत अन्य देशों के अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना शामिल है। यानी कि जब हम बात करते हैं वैश्वीकरण, इसका अर्थ होता है कि अब देश की जो सीमाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुल गई। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सीमाएं थी, बंदिशें थी, जो बंधन थे, अब वो खुल गई हैं। अब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, वैचारिक आदान प्रदान के लिए या फिर कल्चरल एक्सचेंज के लिए आ जा सकते हैं। इसके बहुत सारे लाभ हैं, जिसमें से कि विदेशी व्यापार में वृद्धि होगी, उत्पादन के तकनीकियों का आयात और निर्यात होगा, अच्छे खाद्यान्न के लिए हम लोग जो है उर्वरक ले सकते हैं, बीजों का ले सकते हैं, अच्छे स्वास्थ्य शिक्षाएँ उपलब्ध होंगी, अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध होंगी, वैज्ञानिक अनुसंधान और विचारों का आदान प्रदान होगा। दुनिया भर के छात्र एक दूसरे के स्थान पर जाकर इच्छित शिक्षा वो ग्रहण करेंगे। बेहतर समाज और शांति के लिए सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों को साझा करना आदान प्रदान कहलाता है। ना डिफाइन अर्बनाइजेशन, हमने अभी वैश्वीकरण पढ़ा, अब शहरीकरण देखते हैं। शहरीकरण को परिभाषित करना, तो देखिए, शहरीकरण का मतलब होता है कस्बों और शहरों में रहने वाले लोगों के अनुपात यानी कि संख्या में वृद्धि से। तो जब शहरीकरण इसलिए होता है क्योंकि जब ग्रामीण क्षेत्रों से, छोटे छोटे क्षेत्रों से लोग शहरी क्षेत्रों की ओर, कस्बों की ओर अपना जो है एक तरह से बोले कि प्रस्थान करते हैं, तो इससे वहाँ की संख्या बढ़ती, जनसंख्या बढ़ती है और ये शहरीकरण की प्रक्रिया है। शहरीकरण जनसंख्या का ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की ओर स्थानांतरण है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग अनुपात में, यानी कि भारी अनुपात में, भारी संख्या में जब समाज के लोग जो है शहर की ओर बढ़ते हैं तो इसे हम लोग शहरीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। शहरीकरण के कारण शहरी क्षेत्रों में जो है कई सारी समस्याएं भी होती हैं, जैसे कि रोजगार की कमी, रहने लायक अच्छे स्थान की कमी, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, अपराध के दर में आप देखोगे कि बहुत बढ़ोतरी हो जाती है क्योंकि ज़्यादा लोग होते हैं, संसाधन कम होते हैं, रोजगार कम होते हैं, तो कहीं न कहीं ये अपराध को जन्म देता है। इससे कई सारी सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां पैदा होती हैं। और मानव संसाधन जो कि गांव से निकल गया है, उसके कारण कई बार गांव पर भी इसका बहुत ही गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, खासतौर पे तो कृषि की प्रक्रिया और पशुपालन पर। इसके अलावा अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि बालक के विकास में शिक्षक की भूमिका। एक शिक्षक बच्चे को संचार यानी कि बातचीत के माध्यम से अच्छे सहानुभूति और समस्या समाधान जैसे सामाजिक और भावनात्मक कौशल विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षक इस बात को सुनिश्चित करता है कि बच्चे का जो है एक अच्छा शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, उसको अच्छे गुण सीखने को मिले, उसको अच्छी शिक्षा के अवसर मिले, उसका जो है अच्छा स्वास्थ्य रहे। तो बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए एक शिक्षक हर एक प्रयास करता है।
एक प्रभावी शिक्षक एक सुरक्षित और सहायक कक्षा का वातावरण बनाता है जहां छात्रों को इन कौशलों को सीखने और अभ्यास करने का अवसर मिलता है। हम कुछ और पॉइंट देखेंगे जिससे कि इस चीज़ को समझ सकते हैं। शिक्षक आवश्यक भावनात्मक सहयोग प्रदान करता है, मार्गदर्शन देता है, उन्हें मदद करता है चीज़ों को सीखने में और उन्हें विभिन्न विधियों का प्रयोग करके नई नई चीज़ें सीखने के लिए प्रेरित भी करता है। उन्हें आवश्यकता पड़ने पर प्रेरित करता है और मार्गदर्शन देता है। प्रत्येक बच्चे को ट्रैक करके उनकी प्रगति की जांच करता है, उनकी प्रगति का एक रिपोर्ट, उनका मैनुअल बनाता है, एक रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं और समय समय में उनके माता पिता, उनके अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन को उससे परिचित कराता है, जिससे कि हम बच्चे की प्रगति के प्रति जागरूक रहें और कहीं ना कहीं बच्चे की प्रगति में हम सब लोग मिलकर जो है योगदान करें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हो। इसके अलावा बच्चे के संज्ञानात्मक, मानसिक, सामाजिक और व्यक्तिगत विकास के लिए जो उचित वातावरण की आवश्यकता होती है वो शिक्षक बनाता है विद्यालय में। महत्वपूर्ण लेने की प्रक्रिया में जब ज़रूरत होती है समय समय पर बच्चों का मार्गदर्शन करना, उन्हें प्रेरित करना। अगर ज़रूरत हो तो व्यक्तिगत रूप से बच्चे की समस्याओं का पता लगाना, उनका उपचारात्मक सहयोग करना और ज़रूरत पड़े तो निदानात्मक सुविधाएँ भी उपलब्ध कराने का कार्य जो है एक शिक्षक करता है। अब देखते हैं वर्ष 2018 का प्रश्न पत्र। पहला प्रश्न है गिव डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि और विकास पे अंतर बताना। तो देखिए विकास यहाँ पे वृद्धि होना चाहिए। वृद्धि को किसी व्यक्ति के वजन, उम्र, आकार और आदतों के बढ़ने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जबकि विकास को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिससे कि किसी व्यक्ति का शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और व्यक्तिगत कौशल, साथ ही साथ उसका पर्यावरणीय और आर्थिक कारकों के संदर्भ में हम दिखा सकते हैं, तो विकास होता है। तो सर्वांगीण विकास असल में विकास होता है। ग्रोथ क्या है? आपका मात्रात्मक सुधार है। उदाहरण के लिए जब एक बच्चे का वजन, ऊंचाई या लंबाई बढ़ती तो हम बोल सकते हैं कि बच्चे के अंदर वृद्धि हुई है, ग्रोथ हुआ। विकास जो है गुणात्मक भी है और मात्रात्मक भी है। जब किसी की लंबाई बढ़ती है साथ ही साथ उसकी ताकत बढ़ती है, उसके सोचने की क्षमता बढ़ती है, उसके अंदर अच्छे गुण और कौशल विकसित होते तो हम बोलते हैं उसका विकास हुआ है। तो गुण जो है यानी कि जो विकास की प्रक्रिया है गुणात्मक भी है और मात्रात्मक भी है। विकास जो है एक निश्चित अवधि के बाद रुक जाती है, यानी कि आपने देखा होगा कि एक निश्चित अवधि के बाद में हमारे शरीर का विकास, हमारे वजन का विकास, हमारा विकास जो रुक जाता है, लेकिन जो वृद्धि की प्रक्रिया वो रुक जाती है। लेकिन विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, आजीवन चलती रहती है। विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत हम नित्य कुछ नए नए चीज़ें सीखते रहते हैं। आज जो हमने सीखा है वो जो अगले 10 दिन के बाद अपडेट हो जाएगा, लेकिन वृद्धि ऐसी नहीं कि लगातार होती रहेगी। तो वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, जबकि विकास की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो वृद्धि है शारीरिक विकास की तरह आसानी से देखा और मापा जा सकता है। वृद्धि की जो प्रक्रिया है यानी वृद्धि जो है देखने योग्य प्रक्रिया है, मापने योग्य प्रक्रिया, लेकिन जो विकास की प्रक्रिया पूर्णतः या बहुत ही कठिन है उसका मापन करना, क्योंकि कई बार ये जो है मात्रात्मक ना होकर गुणात्मक होते हैं। तो दूसरे ओर विकास को हम कौशल, ज्ञान, व्यवहार, आदतों में जब बेहतर होते हैं तो उस रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। ग्रोथ क्या है? एक बाह्य प्रोसेस है, यानी कि वृद्धि की प्रक्रिया एक बाहरी प्रक्रिया है, ऐसे आप देख सकते हैं, बदलाव के रूप में आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन जो विकास की प्रक्रिया है, डेवलपमेंट की प्रक्रिया है, ये आंतरिक और बाहरी दोनों होती है। ग्रोथ से क्या होता है? आपको भौतिक बदलाव आते हैं, आपके शरीर की लंबाई बढ़ेगी, आपका वजन बढ़ेगा, आपका आकार में बदलाव आएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि विकास की प्रक्रिया में भी बदलाव देखने योग्य हो। कई बार जो विकास होता है वो देखने योग्य नहीं होता, आप देख के नहीं बता सकते। जैसे कि एक बच्चे की नॉलेज बढ़ जाए, उसका IQ लेवल बढ़ा, उस बच्चे ने कुछ नया सीखा है, तो आप देख के नहीं बता सकते कि उसने सीखा या नहीं सीखा। तो कई बार ये उसके चरित्र में, उसके व्यवहार से प्रदर्शित होता है। वृद्धि विकास से प्रभावित होती है, विकास पूर्णतः वृद्धि पर निर्भर नहीं होता। देखिए वृद्धि की जो प्रक्रिया है वो विकास पर निर्भर करती है। विकास हो रहा है, अगर हमारे हाथ की वृद्धि हो रही है मतलब इसका विकास भी हो रहा है, लेकिन विकास पूर्णतः वृद्धि पर निर्भर नहीं करता। अगर आपकी लंबाई नहीं बढ़ी इसका मतलब ये नहीं कि आपका इंटेलिजेंस नहीं बढ़ा, आप बुद्धिमान नहीं है, आपको दूसरे गुण या कौशल नहीं आते। तो वृद्धि पर पूरी तरह से विकास निर्भर नहीं करता, लेकिन विकास पर वृद्धि निर्भर करता है। अगर आपके हाथ का विकास नहीं होगा, मांसपेशियों का विकास, कोशिकाओं का विकास नहीं होगा तो आपकी वृद्धि नहीं होगी। इस तरह से आप समझ सकते हो। डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली इन द इमोशनल डेवलपमेंट। बच्चे के मानसिक विकास में यानी कि संवेगात्मक विकास में जो है फैमिली का योगदान आपको बताना है, यानी कि परिवार का विकास बताना है। देखिए एक बच्चा अपने जन्म के बाद से ही माता पिता और परिवार के सदस्यों के साथ में रहना शुरू कर देता है, इसलिए वह बहुत सारी चीज़ें उनको देखकर सीखता है।
तो इस तरह से भी उसमें अगर हम बड़े बच्चे अपने माता पिता अपने बड़ों का आदर्श मानते हैं और उनके अच्छे और बुरे कार्य दोनों का ही अनुकरण करते हैं, तो जैसे कि हम अगर क्रोध करते हैं, हम चिल्लाते हैं, अपने गलत तरीके से अभिव्यक्ति करते हैं या अच्छे तरीके से अपना अभिव्यक्ति करते हैं, दूसरों का सम्मान करते हैं, नैतिक व्यवहार करते हैं, अच्छा आचरण करते हैं, तो भी बच्चे वो सारे भावनात्मक चीज़ें सीखते हैं। परिवार में बच्चे को नैतिक व्यवहार, सामाजिक कार्य और आचरण सिखाया जाता है। परिवार के सदस्यों द्वारा बच्चे को आवश्यक सहयोग और समर्थन, पुरस्कार और दंड के माध्यम से सही और गलत का जो ज्ञान कराया जाता है। समय समय पर उन्हें भावनात्मक अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। अगर वो चिल्ला रहे तो उन्हें रोका जाता है, कई बार वो ज़्यादा खुश हो जाए तो भी टोका जाता है, कई बार वो खुश नहीं है तो उनको खुश किया जाता है। तो ऐसे अवसर दिए जाते हैं जिससे कि वो अपनी भावनात्मक अभिव्यक्ति को नियंत्रित तरीके से सुनियोजित कर सके। एक बच्चा अपने बड़ों से नैतिक मूल्य सीखता है, तो बच्चे जैसा करते हैं वो कहीं ना कहीं उनके बड़ों का प्रतिबिंब होता है। तो अगर आप घर में अच्छा आचरण करते हैं, आप अपना एक अच्छे से भावनात्मक प्रस्तुतिकरण करते हैं, आपका भावनात्मक नियंत्रण है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपका बच्चा भी आपसे सीखता है। सामाजिक मानकों और अपेक्षाओं का पालन करना। अगर हम घर पर सामाजिक मानकों का, नियमों का, रीति रिवाजों का अच्छे से पालन करेंगे तो वो गुण और कौशल हमारे बच्चे भी सीखते हैं। व्हाट इज सोशल डेवलपमेंट, ये पूछा गया है। वो प्रश्न संख्या 6। व्हाट इज मोरालिटी, तो वो भी पूछा गया। नैतिकता क्या है? देखिए, नैतिकता अच्छे और बुरे या सही या गलत व्यवहार से संबंधित सिद्धांत है, यानी कि यह वो सिद्धांत हैं जो हमें दुविधा की स्थिति का सामना करने में और निर्णय लेने के लिए मदद करते हैं। तो नैतिकता उन चारित्रिक गुणों में से एक है जो मनुष्य को अन्य प्रजातियों से अलग करता है। ये नैतिकता ही है जो हम अपने जीवन में सीखते हैं और अपनाते हैं। नैतिक व्यवहार हमें ऐसे निर्णय लेने में मदद करता है जो हमें मानव के हितों के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो नैतिकता क्या है? वो सिद्धांत, वो मानक, वो मूल्य जो हमें मदद करते हैं सही और गलत का पहचान करने में, सही गलत के बीच में आपको अंतर करने में। अब देखेंगे नेशनल इंटीग्रिटी यानी कि राष्ट्रीय एकता। देखिए, राष्ट्रीय एकता क्या? यह जाति, पंथ, धर्म और लिंग से परे लोगों के बीच में जो एकजुटता का बंधन है उसे हम राष्ट्रीय एकता कहते हैं। यह राष्ट्रीय एकता भाषा, संस्कृति, भोजन के कारण या आपसी त्योहारों के कारण, एक दूसरे के प्रति विश्वास और प्रेम के कारण, सामाजिकता और नैतिकता के कारण, सामाजिक मूल्य जो कि हम सब के अंदर है, सामाजिक मूल्य जैसे कई चीज़ों के एक बंधन के रूप में कार्य करती है जो नागरिकों को एकजुट रखती है। तो ये सारी चीज़ें, चाहे हमारा भोजन हो, त्यौहार हो, ये सारी चीज़ें ना भारत के लोगों को, देश के लोगों को एकजुट रखने में, राष्ट्रीय एकता बनाए रखने में मदद करती है। तो देश में एकता लाना ही राष्ट्रीय अखंडता कहलाता है। राष्ट्र की एकता से देश की वृद्धि और विकास होती है, देश अग्रसर होता है, देश विकास की राह पर आगे बढ़ता है, यहाँ पर सामाजिक विकास होता है। यह हमारे देश की सांस्कृतिक और सामाजिक सद्भाव को भी बढ़ावा देता है। साथ ही साथ हमें यह एकजुट करके देश के अंदर जो उग्रवाद, हमलावर ताकतें हैं उसके प्रति लोगों को लड़ने के लिए तैयार करता है। देश की जो हमारी बाउंड्रीज हैं, देश की जो हमारी सीमाएँ हैं उसको सुरक्षित करने के लिए भी हमें सजग रखता है। अगला प्रश्न है व्हाट इज टेररिज्म, यानी कि आतंकवाद क्या है। दोस्तों, हम सबको पता है आतंकवाद अपने आप में एक व्यापक शब्द है और इसे हम लोग अगर समझना चाहें तो राजनीतिक या वैचारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जानबूझकर हिंसा या भय का उपयोग करके किसी विशेष समूह को भयभीत करता हो, परेशान करता हो, नुकसान पहुंचाता हो, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग आतंकवाद कहते हैं। इससे समाज पर बहुत ही गंभीर और नकारात्मक दुष्प्रभाव भी पड़ते हैं, नकारात्मक प्रभाव, दुष्प्रभाव पड़ते हैं। जैसे कि आतंकवाद के कारण सामुदायिक या राष्ट्रीय सुरक्षा की जो स्थिति है उसको नुकसान पहुंचता है। साथ ही साथ ये समाज में अंदर जो एक एकता की भावना है, एक आपसी भाईचारे की भावना, उसके ऊपर चोट करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। यह सामाजिक समरसता और विकास पर भी प्रभाव डालता है। ये आर्थिक गतिविधियां, सामाजिक गतिविधियां, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को ठहराव कर देता है, रोक देता है, इनको बिगाड़ के रख देता है। यह क्षेत्र में शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को रोक देता है या बिल्कुल से धीमा कर देता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो जो कि दुष्परिणाम है आपके आतंकवाद के। संख्या मेंटल डेवलपमेंट, यानी कि मानसिक विकास से क्या तात्पर्य? देखिए, मानसिक विकास से तात्पर्य किसी व्यक्ति की संज्ञानात्मक क्षमताओं और योग्यताओं की वृद्धि और परिपक्वता से है। तो जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर
ज़्यादा मैच्योरिटी है, अब वो बहुत बेहतर काम कर पा रहा है, उसकी स्मृति अच्छी है, अब वो अच्छे से ध्यान लगाता है, उसकी भाषा कौशल अच्छे से विकसित हो गई, उसकी भाषा कौशल बहुत अच्छी हो गई है, वो अब लॉजिक अच्छा लगा लेता है, उसके अंदर समस्या समाधान के गुण विकसित हो गए हैं, अब वो अच्छे से तर्कपूर्ण तरीके से बातचीत करता है। अगर इस प्रकार के किसी के अंदर गुण हैं तो हम कह सकते हैं कि उसका मानसिक विकास हुआ है, इस बच्चे के अंदर या इस व्यक्ति का मानसिक विकास हुआ है। तो रचनात्मकता जैसे विभिन्न मानसिक कार्यों को प्रगतिशील सुधार और परिशोधन द्वारा कर पाना ही कहीं ना कहीं मानसिक विकास को प्रतिबिंबित करता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है कि भाषा विकास क्या है। देखिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता क्या है, भाषा में बच्चों में भाषा का विकास वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम या बच्चे जो है बातचीत से समझने और संवाद करने की क्षमता हासिल करते हैं। हम सरल शब्दों में कहें तो भाषा विकास को बोलने की क्षमता विकसित करने की प्रक्रिया के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं, जो बच्चों द्वारा उनकी माँ की आवाज़ की पिच को सुनने और समझने के साथ ही शुरू होता है और विचारों और इच्छाओं की अभिव्यक्ति करने के लिए शब्दों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सक्षम होने के साथ समाप्त होता है। तो भाषा विकास क्या है, जो हमने समझा कि जब हम पहली बार अपनी माँ की बातों को समझना शुरू कर देते हैं, ये भी भाषा विकास है। जब हम पहली बार चीज़ों को बड़बड़ा कर बोलना शुरू करते हैं, उच्चारण करते हैं, ये भी भाषा विकास है। और जब हम एकदम परिपक्व होकर गंभीर रूप से जटिल विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, ये भी भाषा विकास है। तो भाषा विकास के कुछ प्रमुख चरण हैं, आइए उनको देख लेते हैं। पूर्व भाषाई चरण, यानी कि भाषा बोलने से पहले भी हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं भाषा विकास के क्षेत्र में, उसे हम बोलते हैं पूर्व भाषाई चरण। फिर दूसरी स्थिति है बड़बड़ाने वाली स्थिति, जो कि आप देखोगे 1.5 से 2 साल के बच्चे शुरू कर देते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, गलत सही बोलते हैं, तो वो बड़बड़ाने वाली स्थिति। होलोफ्रास्टिक चरण, यहाँ पे जहाँ की बच्चा एक हाथ शब्द बोलता है, जैसे कि पानी, खाना, एक आध शब्द से ही अपनी पूरी बातें बोलने का प्रयास करता है, ये भी भाषा विकास का महत्वपूर्ण चरण है। इसके बाद चौथा चरण आता है जहाँ बच्चा एक के साथ पानी दो, खाना चाहिए, ऐसे शब्द जो इस्तेमाल करता है, 2 शब्दों का मंच। तीसरा होता है टेलीग्राफिक स्टेज और आखिरी है बहुशब्द का मंच। टेलीग्राफिक स्टेज का मतलब जब बच्चा जो है बहुत सारी चीज़ें बोलता है और इशारों में भी समझाता है, वो टेलीग्राफिक स्टेज हो गया। और बहुशब्द यानी कि बच्चा अब ठीक से बोल रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बोलकर अपनी बातें समझाने का प्रयास कर रहा है, तो ये स्थिति हो जाती है हमारी टेलीग्राफिक स्टेज। तो यहाँ तक दोस्तों जितने प्रश्न हमने किए इसमें तकरीबन आपके सारे प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं वेरी शॉर्ट के, अगर आप चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप कर रहे हैं। इसके अलावा एक कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं तो जो मुझे लगेंगे वो मैं आपके आगे मॉडल प्रश्न के माध्यम से आपको दूंगा। तो ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा, काफ़ी मेहनत के साथ आपके लिए बनाया है। ये PDF नोट्स अगर आपको चाहिए हो तो आप इसे हमसे ले सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ कि हम दूसरे विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पहले कवर करेंगे, उसके बाद शॉर्ट और लॉन्ग आंसर भी आपके साथ में सॉल्व करेंगे।